प्यारे बच्चों, आपके एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऐसे टाइम में हर बच्चा ये सोचता है कि कहीं ना कहीं से हमें एक ऐसा सोर्स अवेलेबल हो जाए जिससे कि हम 100% एक्यूरेसी के साथ में मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट के साथ में रिवीजन कर पाएँ, राइट। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड्स मेरे पास में आ रही थी कि सर कुछ ऐसा कोर्स आप लॉन्च करिए जिसमें मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम आउटपुट गेन कर पाएँ। तो मेंटोर जी आपके लिए लेकर आया है वन शॉट बूस्टर कोर्स। इस कोर्स में पर डे एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। मीन टू से अगर मैं बात करूं आज की, अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आज हम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट डे हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोगों को बेसिक नॉलेज है, फिर भी हम बहुत जल्दी से कुछ छोड़ेंगे नहीं इसमें। बेसिकली हम सब कुछ कंप्लीट करते जाएंगे, बट इतना मैं मान के चलूंगा कि आपको बेसिक नॉलेज है। तो फास्ट ट्रैक रिवीजन के साथ में हम चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज चार्ज। सबसे पहले हम चार्ज की बात करते हैं। देखिए, चार्ज को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बेसिकली इसको हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, उनको डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होता, बट दे कैन बी एक्सपीरियंस्ड ओनली। तो चार्ज उन्हीं में से एक है। तो पहले हम समझते हैं कि हम 9th और 10th में हमने पढ़ा था कि कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि एटम की अगर हम बात करें तो आपका ये न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और ये ऑर्बिटल्स होती हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। अगर हम थोड़ी सी इसको एनर्जी दें, इसको हम क्या दें, एनर्जी दें इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट या किसी भी सोर्स से अगर हम इसको एनर्जी देते हैं तो इट विल जंप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो ये यहां से बाहर निकल जाएगा, और जहां से ये निकल के बाहर गया वहां पर आपको मिलेगा डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज। क्या बात समझ में आई कि हमें एक चार्ज मिला पॉजिटिव, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं कि इट इज नथिंग बट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैसा हम मानते हैं, नेगेटिवली चार्ज मानते हैं। तो फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। तो चार्ज को हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट शोज और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर पार्टिकल या पर्टिकुलर बॉडी एक्सपीरियंस करे या शो करे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। एक बात और इसमें आपको बतानी है कि ये तो चलिए हो गया। ऑल्सो चार्ज इज कंजर्व फॉर ए पर्टिकुलर आइसोलेटेड सिस्टम। किसी भी पर्टिकुलर आइसोलेटेड सिस्टम के लिए आपका जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है। जैसे कि हम मास की बात करें तो मास कंजर्व नहीं होता है। जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो आपका मास इंक्रीज होता है, बट चार्ज के संग ऐसी कोई बात नहीं आती है। अच्छा, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है बच्चों? तो प्यारे बच्चों, ये हमारी है एक स्केलर क्वांटिटी। मतलब अगर मैं 2 और 3 को ऐड करना चाहूं तो मैं सीधे सीधे स्केलर सम कर सकता हूं। इसको हमें वेक्टर एडिशन करने की इसमें नीड नहीं होगी, राइट। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है कूलम। ये इसका करेक्ट स्पेलिंग ये है कूलम। सी से इसको डिनोट करते हैं। अच्छा, इसमें 2 बातें कई बार पूछ ली जाती हैं कि सर अगर 1 कूलम की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कितना वैल्यू इसका होगा। तो आप इसको याद रखेंगे कि 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 into 10 power 9 ESU and also 1 coulomb is equals to 0.1 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो 1 कूलम की वैल्यू कितनी, 3 into 10 power 9 ESU हमें याद रहनी चाहिए, और 1 कूलम की वैल्यू 0.1 EMU, ठीक है। देखो, अभी जैसे हमने अभी 9th क्लास की बात करी तो 2 बातें सामने आई कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो यहां से हम टाइप ऑफ द चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं कि ये आपका 2 तरीके का होगा, एक आपका पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक। एक बात और आपको बताऊं मैं कि जैसे
मैग्नेटिक की बात करें, अगर मैग्नेटिक की बात करें तो नॉर्थ पोल के सामने अगर नॉर्थ पोल आ जाता है तो ये रिपेल करेगी, ठीक। और अगर नॉर्थ पोल के सामने आप साउथ पोल को ले आते हो, आपने खूब करा होगा ये सारा कुछ सिस्टम, तो ये आपस में क्या करेंगी, अट्रैक्ट करती हैं। सिमिलरली अगर हम लाइक चार्जेस को, मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव के संग में लाएं और नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव के साथ में लाकर देखें, तो इनमें क्या होगा, लाइक चार्जेस हैं तो ये क्या करेंगे, आपस में रिपेल करते हैं। ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, आपको पता होगा। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो लाइक चार्ज रिपेल्स एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, राइट। अच्छा, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि सर अगर Q1 और Q2 का प्रोडक्ट, Q1 और Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है तो ये रिपेल करेंगे, है ना। कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाता है ये कि अगर Q1 और Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है, चाहे वो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, और चाहे वो नेगेटिव हो तो इनका जो प्रोडक्ट होगा तो भी ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो ये क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। लाइकवाइज पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो ये कैसे चार्जेस हो गए, अनलाइक चार्जेस हो गए। तो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और साथ में हम देखें कि Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है बेटा, Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है वो कैसा आएगा, इस वाले केस में आपका आएगा लेस देन जीरो। तो जब भी Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेस देन जीरो आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर। फटाफट आगे चलते हैं। अगर हम बात करें एटम की, किसमें बेटा, ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में एटम इज न्यूट्रल। एटम कैसा रहता है, न्यूट्रल रहेगा। लेकिन अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करा दें तो अब ये ग्राउंड स्टेट में नहीं रहा, ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। तो हम अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें तो आपका जो एटम होगा दैट इज न्यूट्रल वो होगा, राइट। अब हमने देखा कि किसी पर्टिकुलर बॉडी में हम एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम दे दें, है ना, तो एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज उस बॉडी को कर देगा, नेगेटिव चार्ज। और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। जैसे हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव हुआ तो यहां पर आपका ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया। और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं बेटा पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, राइट। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो कितना वैल्यू रहता है, तो आप बोलेंगे सर माइनस, यानी कि नेगेटिव है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सिमिलरली चार्ज ऑन द प्रोटॉन सेम अमाउंट में चार्ज होता है बट विद पॉजिटिव साइन, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आपका रहेगा कूलम किस पर, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज। बेसिकली अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल एलिमेंट फॉर पर्टिकुलर पार्टिकल, है ना। मतलब इसका मतलब क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन से फर्दर डिवीजन नहीं कर पाते हैं। हालांकि अब मॉडर्न फिजिक्स में अगर हम देखें तो फर्दर कैटेगराइजेशन है इन द फॉर्म ऑफ क्वार्क्स, है ना, उन पर चार्ज पाया जाता है E/3 2E/3, है ना। तो E से कम चार्ज पाया जाता है बट ये आपका फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए रहता है, मतलब स्टेबल नहीं है ये, है ना। तो अगर स्टेबिलिटी की हम बात करें फॉर स्टेबल सिस्टम तो इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी, है ना, फंडामेंटल एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन को हम क्या मान सकते हैं, फंडामेंटल मान सकते हैं, यूनिट मान सकते हैं। तो मतलब इसका क्या है कि E से कम चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता है, E से कम चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना हुआ, मिनिमम पॉसिबल चार्ज आपका हुआ E, राइट। मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना हुआ, E। ओके, चलते हैं आगे अब। तो चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड from one body to another in the integral multiple of E, in the integral multiple of E, it is called as the quantization of charge। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है क्वांटाइजेशन की कि अगर हम एक पर्टिकुलर बॉडी से दूसरी पर्टिकुलर बॉडी के अंदर चार्ज को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो क्या मैं आधा इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज ट्रांसफर कर सकता हूं, नहीं सर। क्या मैं E/3 या E/4 चार्ज को ट्रांसफर कर सकता हूं, जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कितना मिनिमम पॉसिबल जो आप ट्रांसफर कर सकते हो दैट इज E, 1 इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर मिनिमम कर सकते हो। फिर 2 भी कर सकते हो, यस सर,
10 ही कर सकते हो? यस सर। तो दिस इज कॉल्ड एज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मींस चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। यहां से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि पर्टिकुलर रोड को हमने सिर्फ से रब किया तो 3 कूलम चार्ज आपका ट्रांसफर हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए। तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन से आप इसको कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आती है। एक छोटा सा क्वेश्चन यहां से पूछ लेते हैं कि अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें इन 1 कूलम, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये कभी कभी पूछ लिया जा सकता है। तो देखिए क्यों कितना लिया मैंने, 1 कूलम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे को चाहिए, ई की वैल्यू बोलिए 1.6 इंटू 10 पावर -19, यहां से आपका क्या फाइंड हो जाएगा, n, ये आपके पास में n की वैल्यू आ जाएगी। तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 1/1.6 इंटू 10 पावर -19। अब जब ये नेगेटिव पावर है ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो मतलब इतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक, अच्छा एक बात और, किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर में केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं सर। कहने का मतलब न्यूक्लियस इज इमोबाइल, मतलब न्यूक्लियस आपका मूव नहीं करता है, या यूं कहें कि प्रोटॉन आपका मूव नहीं कर सकता है, प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता है। मूव करेगा तो क्या, सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है विद इन द बॉडी। क्लियर? एक्सिस चार्ज जो होगा आपका वो बॉडी के सरफेस पर आ सकता है, लेकिन अगर हम न्यूट्रल स्टेट की बात करें, फ्री स्टेट की या ग्राउंड स्टेट की बात करें, तो फ्री इलेक्ट्रॉन विद इन दी वॉल्यूम आपके ट्रांसफर मूव कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर बॉडी में, प्रोटॉन आपके मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव विद इन द बॉडी इन ए कंडक्टर, ये मैंने लिख दिया है, इसको आप नोट्स की फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगा, उसको आप ले लीजिएगा। एक्सिस चार्ज रिजाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ ए बॉडी ऑफ ए कंडक्टर, मतलब अगर कोई न्यूट्रल कंडक्टर है और इस पर मैं 4 कूलम चार्ज दे दूं पॉजिटिव, कैसा पॉजिटिव चार्ज दे दूं 4 कूलम, तो ये जो एक्सिस चार्ज में दूंगा तो इट विल एक्यूमुलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये एक बहुत खास बात है सर, ये बहुत खास बात है। लेकिन कंडक्टर की बात करी, लेकिन सर अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर के विद इन द वॉल्यूम ये एक्यूमुलेट रह सकता है, लेकिन कंडक्टर के आउटर सरफेस पे आ जाएगा। कंडक्टर की कहां पर आ जाएगा, आउटर सरफेस पे। एक्सिस जो चार्ज होगा वो कंडक्टर के आउटर सरफेस पर रिजाइड करता है। ठीक, इंसुलेटर के लिए भी देखिए एक्सिस चार्ज लाइज विद इन द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। क्यों? क्योंकि वो मूव करने के लिए उसमें क्या नहीं है, वो कंडक्टर तो है नहीं, तो इंसुलेटर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव नहीं करते हैं। ठीक, ये आपको पढ़ाएंगे जब हम करेंगे क्या, सेमीकंडक्टर्स, उसमें आपको डिटेल में ये सारी चीजें कराऊंगा कि बैंड गैप क्या होता है, एनर्जी लेवल क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आपको वहां पर समझाऊंगा। तो अभी फिलहाल इतना याद रखिएगा कि सर इंसुलेटर्स के लिए एक्सिस चार्ज, जो एक्सिस चार्ज होगा वो विद इन द वॉल्यूम रहता है। क्लियर? और किसी भी कंडक्टर के लिए एक्सिस चार्ज कहां पर रहेगा, आउटर सरफेस के ऊपर रिजाइड करता है। बहुत बढ़िया। इसके बाद में मेथड्स ऑफ चार्जिंग, फटाफट इसको देखते चलिए। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किसी भी पर्टिकुलर बॉडी को हम 3 तरीकों से चार्ज कर सकते हैं, है ना। 3 तरीकों से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। वो क्या क्या मेथड्स हैं सर, कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। कंडक्शन मेथड को सब लोग छोड़ के चले जाते हैं, इस पर एनसीईआरटी में बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और कई बार आ भी चुका है। 2013 में इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है तो वो फोर्स फाइंड आउट करने के लिए, बट कंडक्शन मेथड का उसमें पूरा यूज है। तो मैं चाहता हूं कि इसको फुल फ्लैश तरीके से आप लोगों को करा दूं। ठीक है, इस वाले मेथड को फुल फ्लैश तरीके से मैं कराना चाह रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो 2 मिनट लगेंगे बस एक्स्ट्रा, लेकिन ये आपका मेथड इतना अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी बेटा। तो देखते जाइए। मान लीजिए मेरे पास में 2 कंडक्टर्स हैं, एक का रेडियस मैंने कहा R1 और दूसरे का रेडियस मैंने कहा R2।
ये आपका ए स्फीयर है और ये आपका स्फीयर है बी, राइट। अभी इनिशियली मैं आपसे बोलूं कि ये इस पर जो चार्ज है वो Q1 है और इस पर चार्ज कितना है Q2, ठीक। अब देखो, अगर मैं किसी भी कंडक्टर की बात करूं तो कोई भी कंडक्टर कितना ज्यादा चार्ज होल्ड कर सकता है वो डिपेंड करेगा कि उसका वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम इन द सेंस उसकी रेडियस कितनी, जितनी ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा वॉल्यूम और उतना ही ज्यादा उस पर चार्ज एक्यूमुलेट हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज जो आप एक्यूमुलेट करा सकते हो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, इज इट और नॉट? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। अच्छा, अब सुनो ध्यान से इस पर चार्ज मैंने प्रोड्यूस करा मान लीजिए Q1 और इसको दे दिया मैंने चार्ज कितना Q2। अब थोड़ी देर बाद हमने दोनों को कांटेक्ट में कर दिया, दोनों को किस में लगा दिया? कांटेक्ट में। इसका रेडियस कितना R2, इसका रेडियस कितना R1। तो अभी जिसका साइज है कम उस पर से चार्ज ज्यादा वाले साइज की तरफ ट्रांसफर होना शुरू करेगा। क्लियर एकदम? क्योंकि इसकी कैपेसिटी है कम, चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी है कम और इसकी कैपेसिटी है ज्यादा, क्योंकि चार्ज आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? रेडियस। ये क्यों होता है ये भी सारी चीजें मैं बता सकता हूं, लेकिन टाइम की लिमिटेशंस हैं तो फटाफट देखते जाइए। तो अब आफ्टर द कनेक्शन हमने कहा इस पर चार्ज कुछ चेंज हो गया होगा, मैंने कहा Q1 डैश हो गया और इस पर हो गया होगा Q2 डैश। तो Q1 डैश और Q2 डैश कितने होंगे, इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी वो हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए 3 मेथड में पढ़ाऊंगा आप लोगों को डिटेल में, क्या क्या? CDR, VDR और QDR। करेंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल और इसको मैं बोलता हूं बेटा चार्ज डिवीजन रूल। चार्ज डिवीजन रूल इसको मैं बोलता हूं। तो चार्ज डिवीजन रूल का मतलब क्या है कि आफ्टर द कनेक्शन ऑफ कंडक्टर्स उनके ऊपर जो रिमेनिंग चार्जेस होंगे उनको हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दी QDR। QDR क्या कहता है कि आपको किस पर चार्ज निकालना है फाइनल, मान लीजिए फर्स्ट वाले स्फीयर पर। तो आपने कहा सर Q1 डैश, तो कितना होगा वो? उसी की रेडियस डिवाइड बाय टोटल समेशन ऑफ द रेडियस R1 प्लस R2, क्लियर, और मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज। सिमिलरली अगर मेरे को Q2 डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, Q2 डैश की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, तो Q2 किसके ऊपर है? R2 रेडियस वाले स्फीयर के ऊपर, राइट। तो R2 डिवाइड बाय टोटल रेडियस यानी कि R1 प्लस R2 इनटू टोटल समेशन ऑफ द चार्ज, टोटल समेशन ऑफ द इनिशियल चार्ज, है ना। ये क्या है आपका? इनिशियल चार्ज जो पहले था Q1 प्लस Q2 जो पहले चार्ज था उसका कितने टाइम्स? R1 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स, तो Q1 डैश हो जाएगा, और R2 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल चार्ज, ये आपका Q2 डैश हो जाएगा। स्पेशल केस देखो जो एनसीईआरटी में आया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन, और बोर्ड में भी 2013 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। उसमें क्या है मैं बताता हूं कि सेम साइज यानी कि अगर आइडेंटिकल स्फीयर होंगे तो उनकी रेडियाई बराबर होंगी, दोनों की रेडियस क्या हो जाएंगी बेटा? बराबर। तो अगर हम कहें आपसे कि R1 इक्वल्स टू R2 हो जाए, R के बराबर मान लेते हैं, तो चार्जेस क्या हो जाएंगे? ध्यान से देखो, तो Q1 डैश आपके पास में हो जाएगा R अपॉन R प्लस R, दैट इज 2R, क्लियर है नहीं, ऑफ द इनिशियल चार्ज। इनिशियल चार्ज आपका मान लीजिए Q1 प्लस Q2 है, तो ये कितना हो गया? R से आपका R कैंसिल आउट होगा, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, यानी कि इनिशियल चार्ज का आधा पहले पर और इनिशियल चार्ज का आधा दूसरे पर। बात समझ में आई या नहीं? क्लियर है एकदम? तो छोटा सा एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर। चलो मैं करा देता हूं। मान लीजिए एक स्फीयर पर 4 कूलम चार्ज है, इसकी रेडियस भी कितनी है? R है। आइडेंटिकल स्फीयर है, इसकी रेडियस भी मतलब कितनी? R, और इस पर है 8 कूलम चार्ज। अभी हमने क्या किया, ये इन दोनों को कनेक्टिंग वायर से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। तो दोनों का साइज सेम है, इस पर चार्ज है ज्यादा, इस पर है चार्ज कम, तो ज्यादा वाले स्फीयर से जो चार्ज है वो ट्रांसफर होगा कम की तरफ, क्लियर, क्योंकि चार्ज जो है एक्यूमुलेट होता है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेडियस के राइट। तो यहां से चार्ज इधर से इधर चलेगा या यहां से यहां चलेगा? सर इधर से इधर चलेगा, इधर से इधर चलेगा चार्ज। तो आफ्टर द कनेक्शन हमने कहा कि इस पर तो रह गया आपका चार्ज, आ गया फाइनल Q1 डैश, और इस पर आ गया, रह गया होगा Q2 डैश। क्लियर? तो सर Q1 डैश कितना होगा? Q1 डैश कितना होगा? तो मैंने क्या बताया कि अगर आइडेंटिकल स्फीयर हैं तो आफ्टर द कनेक्शन इनिशियल चार्ज का आधा आधा चार्ज दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब इनिशियल चार्ज बोलो कितना है? 8 और 4 12, तो 12 कूलम का आधा कितना हो गया? 6 कूलम इस पर, 6 कूलम हो जाएगा इस पर, और इस पर भी कितना हो जाएगा? 6 कूलम हो जाएगा इस पर। क्लियर एकदम? बहुत अच्छे से। कोई दिक्कत हो बताइए? ठीक है, ये अच्छे से क्लियर हुआ। अगर मैं 3 स्फीयर लेता हूं, 4 कूलम रेडियस r, 4 कूलम रेडियस r, 0 कूलम रेडियस r। पहले मैं क्या काम करता हूं? A को C से टच कराता हूं, है ना? A को C से क्या करता हूं? टच कराता हूं, और उसके बाद में B और C को टच कराता हूं। तो आफ्टर द कनेक्शन तीनों पर कितना कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हमें बताना है। मान लीजिए, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि ए स्फीयर को मैं सी से कनेक्ट कराऊं या कॉन्टैक्ट मिलाऊं, तो ए और सी को जैसे मैं कॉन्टैक्ट मिलाऊंगा तो देखो इनिशियल चार्ज इन दोनों की बात करूं तो कितना है दोनों पे? 4। तो आफ्टर द कनेक्शन ए पर रह जाएगा बेटा 2 कूलम, और बी पर, सी पर भी हो जाएगा कितना? 2 कूलम। ए पर कितना रह गया? 2 कूलम, और सी पर भी कितना हो गया? 2 कूलम। अब ये पूछ सकते हैं आपसे कि सर सी और बी के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। इस तरह से कंडक्शन मेथड के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ो फटाफट फटाफट फटाफट। देखो ये क्वेश्चन मैं करा चुका। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, राइट? चलो आ जाए इधर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, ये हमने कर लिया। ये दूसरा देखिए, सेकंड मेथड नंबर 2 बेटा। चार्जिंग के मेथड चल रहे हैं, फटाफट इसको करते चलिए। मेथड 2 क्या है बेटा? इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, इसमें समझो जरा ध्यान से। ये 4-5 आपके पास में छोटे छोटे कंडक्टर्स दिख रहे हैं, ये आपका इंसुलेटिंग स्टैंड है, ठीक। तो इनिशियली मैंने एक लिया न्यूट्रल कंडक्टर। क्या लिया बेटा? मैंने न्यूट्रल कंडक्टर लिया। तो न्यूट्रल का मतलब क्या है? इसमें कोई चार्ज ही नहीं है। क्यों सर? न्यूट्रल का मतलब क्या है कि इसमें कोई चार्ज ही नहीं है। न्यूट्रल का मतलब यह है कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, दोनों को सम अप कर दिया तो क्या हो गया? न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल का मतलब ये कतई भी नहीं है कि इसमें चार्ज ही नहीं है, ठीक। ये मान लीजिए मार्कर है मेरे पास में, तो क्या ये न्यूट्रल है? हाँ सर न्यूट्रल है ये। तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है? हाँ सर है बिल्कुल। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। क्लियर? तो मतलब इसमें चार्ज तो है लेकिन इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में है, ठीक है। तो नेट चार्ज अगर मैं पूछूं तो नेट चार्ज क्या है इसमें? 0, ठीक। अब सेकंड फिगर में आप देखो, एक चार्ज रोड को पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव, जैसे आपको चार्ज की रिक्वायरमेंट है ऐसा आप बना सकते हो। ध्यान से देखते जाओ। तो चार्ज रोड मैंने पॉजिटिवली चार्ज ली है, इसको मैं इसके पास लेकर आया। तो जैसे ही मैं इस रोड को इसके पास लाऊंगा तो एक पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इस न्यूट्रल कंडक्टर से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा? एक्यूमुलेट करेगा। पॉजिटिव चार्ज आपका इधर आ जाएगा, रिपल्शन की वजह से इधर आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन की वजह से इधर आपका एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा। क्लियर? अब ये आपके पास में रोड यहां पर ऐसे ही है, ये रही, दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड रोड। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? जब इस रोड को हम और पास लाएंगे तो और ज्यादा चार्ज इसके पास में एक्यूमुलेट होगा। कैसा? नेगेटिवली चार्ज। क्लियर? ये नेगेटिव चार्ज इसके पास में एक्यूमुलेट हो गया और पॉजिटिव चार्ज इससे ऑपोजिट साइड में। अब हम क्या करते हैं, यहां से कनेक्टिंग वायर ग्राउंड की तरफ कर दो, है ना। इसको क्या कर दीजिए? अर्थ कर दीजिए या
ग्राउंड कर दीजिए। ठीक सर, तो जैसे आप ग्राउंड करेंगे तो ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड हो जाएगा। वैसे होता तो वैसे है कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं और इसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, लेकिन ऐसा हम मान लेते हैं चलिए कि पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, सारा का सारा ग्राउंड हो गया। ठीक, अब ये ग्राउंड हो गया, तो जैसे ही ये सारा चार्ज यहां से न्यूट्रलाइज हो गया, इस कनेक्शन को हटा दो। ये ग्राउंड वाला जो कनेक्शन है वो मैंने हटा दिया। ये रोड अभी मेरे पास में है, ये रोड अभी मेरे पास में है। इसी तरह इसने इस चार्ज को क्या किया हुआ है, एक्यूमुलेट किया हुआ है। ये यहां से मैंने जो कनेक्शन था ग्राउंड वाला वो रिमूव कर दिया। अच्छा, अब हम धीरे धीरे क्या कर देंगे, रोड को रिमूव कर देंगे। रिमूव द रोड, रोड को मैंने क्या कर दिया बेटा, अब रिमूव कर दिया। तो जैसे ही रोड को हम रिमूव करेंगे तो क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका चार्ज पूरे एंटायर सरफेस पर। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका ये पूरे में नेगेटिव चार्ज। तो आपने क्या कर दिया बेटा, इस न्यूट्रल कंडक्टर को नेगेटिवली चार्ज कर दिया। तो इस मेथड को हम बोलते हैं, कौन सा मेथड, मेथड ऑफ इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन मेथड से चार्ज इस तरह करते हैं। मान लीजिए मुझे पॉजिटिवली चार्ज करना था, इसको कैसा करना था, पॉजिटिवली चार्ज करना होता तो मैं नेगेटिवली चार्ज रोड को इसके पास में लेकर आता। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बहुत आसान सा मेथड है। कई बार ये थ्योरी में पूछ लिया जा सकता है, ये हमें आना चाहिए, कुछ भी इसमें था नहीं। जो मैंने बोला वो आपको बस लिखना होगा। ठीक, बोर्ड में लिखने के ही मार्क्स हैं। ठीक है, तो आप ये अच्छी तरह से जानते हो सभी। एक बात और, इन इंडक्शन मेथड ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्ज इज इंड्यूस्ड। समझ रहे हैं, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि इस चार्ज रोड के ऊपर जो चार्ज है वो Q है। ठीक है, चार्ज रोड के ऊपर जो है वो चार्ज कितना माना मैंने, Q। ठीक, अब इसकी कैपेसिटी कितनी है, जितना ज्यादा आप पॉजिटिव चार्ज लोगे उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। क्या इसके बराबर इंड्यूस हो जाएगा क्या नेगेटिव चार्ज, कह नहीं सकते, हो सकता है बराबर आ भी जाए, हो सकता है कि थोड़ा सा कम इंड्यूस हो। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहां पर ये मैंने कहा स्मॉल Q चार्ज यहां पर एक्यूमुलेट हो गया, तो कई बार ऐसा हम कह सकते हैं कि जो चार्ज होगा, पहली बात तो वो ऑपोजिट नेचर का होगा, साथ में उसकी जो वैल्यू है Q जो एक्यूमुलेट हमें होकर के मिल रहा है उसकी वैल्यू लेस देन भी हो सकती है या इक्वल टू Q हो सकती है, लेस देन और इक्वल टू Q। Q कितना, जितना रोड के ऊपर चार्ज है, तो रोड वाले चार्ज से बराबर या उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है, कम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडक्शन मेथड। अच्छा, इंडक्शन मेथड हो गया। लास्ट आपके पास में बचता है बेटा चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाय मेथड ऑफ फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड क्या है, तो सिंपली अगर हम दो बॉडीज को रब करें तो हो सकता है कि एक बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर हो जाएं, तो जिसमें ट्रांसफर होंगे वो नेगेटिवली चार्ज होगा और जिससे ट्रांसफर होंगे दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्लियर, तो ये आप देख लीजिए कि टू बॉडीज आर रब्ड टुगेदर, सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी पास ऑन टू द अनदर बॉडी एंड हेंस गेट्स चार्ज्ड। इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, ये खास बात है इसमें, ये इसमें बहुत, देखिए ये नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने यहां पर आपको छोटे छोटे फॉर्म में दे रखे हैं ना, ये क्वेश्चन बेसिकली नीट में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए क्या है ये कि सर इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस अपीयर्स ऑन बोथ, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम, ये थोड़ा सा हम स्प्रिंट हो गया, ये मैं कर देता हूं इसको, ग्लास रोड है, जैसे मान लीजिए ग्लास रोड, इफ ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क देन रोड जो है, ये सही था, देन रोड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड सिल्क विल गेट नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना। ये है आपका मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी यूजिंग द फ्रिक्शन। इसमें एक कंबाइंड क्वेश्चन आता है, मैं बता देता हूं कि अगर हम पॉलीथिन में या पेपर पीस में कॉम को रब करें या आपको पॉलीथिन दे देंगे, पॉलीथिन, ये एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है ऐसा कि इसको हम किसी ग्लास रोड से रब करते हैं, तो जब हम रब करेंगे तो 1.2 कूलम
चार्ज ट्रांसफर हो गया। तो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम पॉलीथिन टू दी रोड। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसमें आप क्या लगाएंगे, मेथड ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगा देंगे, Q इज इक्वल्स टू NE। इसमें दोनों में कंबाइंड ऐसे क्वेश्चन आपका आता है, क्लियर एकदम। फ्रिक्शन और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कंबाइंड क्वेश्चन आता है, ये बड़े प्यार से आप कर लोगे, इसको कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। Q इज इक्वल्स टू NE। तो इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर का चार्ज एक्यूमुलेट होता है दोनों बॉडीज के ऊपर, ये खास बात थी इसमें। इंडक्शन में Q इज लेस देन इक्वल्स टू चार्ज दैट इज इंड्यूसिंग चार्ज, समझ रहे हैं। इंड्यूसिंग चार्ज से जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो बेटा कैसा रहेगा, इंड्यूस्ड चार्ज जो है लेस देन भी रह सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक खास बात और बताएं कि सर अगर मेरे पास में दो कंडक्टर्स हैं, क्या है, दो कंडक्टर्स हैं, तो कंडक्टर्स को अगर हम कांटेक्ट में लाते हैं तो उसमें भी सेम नेचर का, उसमें कैसा चार्ज आपका ट्रांसफर होगा बेटा, सेम नेचर का चार्ज ट्रांसफर होता है इन द मेथड ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन में सेम नेचर का, बाकी इन दोनों में ऑपोजिट नेचर का चार्ज एक्यूमुलेट होता है। ये हमें सारी बातें पता होनी चाहिए। अब एक इसके बाद में आता है बेटा कूलम्स लॉ। सबको बहुत अच्छे से मालूम है इसके बारे में कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस r, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये देखो एक्सपेरिमेंटल है पूरा, पाई गई कि प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो फोर्स इनके बीच में आए अट्रैक्शन की या रिपल्शन की, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्शन, या नेगेटिव नेगेटिव तो रिपल्शन, और अगर ऑपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्शन आएगा। तो वो जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सबको कंबाइंड कर दो जरा, तो फोर्स आपके पास में आ गया, फोर्स आपके पास में आ गया बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो आपको एक कांस्टेंट यहां पर इंक्लूड करना पड़ेगा, तो आपने बोला सर वो K है, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब एक्सपेरिमेंटली अगर हम इसको 1 कूलम ले लें, इसको भी 1 कूलम ले लें और इसको 1 मीटर ले लें, तो F की जो वैल्यू है वो K के बराबर आएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उस टाइम अगर हम इन सबको यूनिटी ले लें तो वो फोर्स कितनी होगी, K के बराबर। तो K की वैल्यू आपके पास में आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, और इसकी वैल्यू कितनी आती है बेटा 9 × 10 टू द पावर 9। कितनी, 9 × 10 पावर 9। ये एक्सपेरिमेंटल है। तो ये जो फोर्स की वैल्यू आई आपके पास में, ये किस में आई बेटा, वैक्यूम में या एयर में, एयर में या वैक्यूम में, एयर में या वैक्यूम में। अच्छा ये मैंने लिख दिया, इसको तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जो एप्सिलॉन है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर की परमिटिविटी, ठीक है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं या परमिटिविटी ऑफ एयर, है ना। अच्छा देखो कई बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ना प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती हैं। अब इसको कराता हूं मैं, एक सेकंड रुको। प्रॉपर्टीज में देखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है आपकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस टाइप की, किस नेचर की फोर्स है उसके बारे में बात करते हैं कि सर एक तो ये, इसके टाइप देख लो पहले। इट कैन बी अट्रैक्टिव, कैन बी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, अभी हमने देख लिया। दूसरा सेंटर टू सेंटर लगती है ये, है ना, इट इज ए काइंड ऑफ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या, जो सेंटर से सेंटर की तरफ लगती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो बॉडी की अगर मैं बात करूं तो सेंटर से सेंटर तक हम देखते हैं, है ना, सेंटर से सेंटर की तरफ ही लगेगी, सेंटर से सेंटर की तरफ लगेगी। ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। फॉर्म्स एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर फॉर्म करती है ना। मतलब क्या है इसका कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी
और इस पे अगर मैं बात करूं तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, है ना। इस पर इधर लगेगी, अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इस पर कैसे लगेगी, इस तरफ, और इस पर इस तरफ। तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड रहेगा दोनों का सेम, डायरेक्शन रहेगी ऑपोजिट। तो इस तरह की हम बात अगर समझ में आती है तो इसी चीज को बोलते हैं हम एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर इसी को बोलते हैं। तो दूसरी बात, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। अब ये खास बात है, देखो, है ना, यानी कि अगर एयर या वैक्यूम की जगह कोई और मीडियम ले लें, वाटर ले लें, ईथर ले लें या पेट्रोल ले लें, कुछ भी कोई और दूसरा मीडियम ले लें अगर हम, या ग्लास ले लें, तो फोर्स आपकी वेरी कर जाएगी। कैसे वेरी करेगी अभी देखते हैं। फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब फोर्स अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर स्क्वायर है, बेटा इस टर्म को देखते हुए हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रही है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है। क्यों? क्योंकि Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर नीचे है, तो दैट मीन्स वो भी कैसी है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने वाली फोर्स है। लाइकवाइज आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैसी है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने वाली फोर्स है। क्लियर? बहुत फास्ट तरीके से देखते जाओ इसको। हाँ, एक बात और, इट कैन बी, ये जो आपका क्या हम देख रहे हैं अभी, कूलम्स लॉ, इट कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। पहली बात, क्या तो या तो पॉइंट चार्ज हो, या फिर दूसरी बात स्फेरिकल चार्ज में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। सर ये खास बात है, स्फेरिकल चार्जेस के बीच में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। किसको बेटा? कूलम्स लॉ को, लेकिन केप्ट एट लार्ज डिस्टेंसेस, लार्ज डिस्टेंस पर होनी चाहिए। तो जब हम लार्ज डिस्टेंस से देखेंगे तो आपको स्फेरिकल चार्जेस भी कैसे दिखाई देंगे, पॉइंट चार्जेस दिखाई देंगे। तो इन दोनों केसेस में हम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? कि सर एक आपने बोला कि सर ये आपके पास में कोई रोड है और एक ही आपके पास में नेगेटिवली चार्ज रोड है, 1 मीटर की दूरी पर रख दिया, तो बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी? सर नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हम अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि सर अप्लाई हम कर पाते हैं केवल और केवल पॉइंट चार्जेस या स्फेरिकल चार्जेस के केस में, जो कैप्ड एट लार्ज डिस्टेंसेस पर। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? अच्छा, अब हम बात करते हैं किसी मीडियम की। अगर हम किसी पर्टिकुलर मीडियम की बात करें कि एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम आ जाए, एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम अगर आ जाता है, तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है बेटा एप्सिलॉन नॉट। तो किसी मीडियम की हमने बोला एप्सिलॉन होगी, तो फोर्स इन ए मीडियम कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, तो इस एप्सिलॉन को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब देखो, अगर मैं इस फोर्स को डिवाइड कर दूं फोर्स इन द मीडियम से, है ना, तो देख लो एक बार कर लेते हैं। तो बेटा ये है आपके पास में K, या यूं कहो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये कितना हो गया, सॉरी ये एप्सिलॉन होगा 4 पाई फोर्स, हाँ एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 1/, अब मीडियम में लिख रहा हूं मैं, मीडियम में कितना होगा बेटा 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो देखो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। 4 पाई से आपको 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये टर्म देखो, ये टर्म आ जाएगी आपके ऊपर एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि फोर्स इन द मीडियम कितनी हो जाएगी, फोर्स इन द मीडियम कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके पास में फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई, देखो इस चीज को इधर ले जाओ, तो फोर्स डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को नीचे ले आओ, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। और सर इसी टर्म को हम बोलते हैं ER, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से भी डिनोट कर देते हैं, ER से डिनोट कर दो, एप्सिलॉन R से डिनोट कर दो, या K से डिनोट कर दो, है ना, हर एक मीडियम का अलग अलग होगा ही।
इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। ये खास बात है, जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये कैसी है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये पता होना चाहिए हमें। तो सीधी सीधी बात अगर मैं आपको बताऊं कि फोर्स किसी भी मीडियम में, फोर्स इन अ मीडियम बराबर कितनी होगी बेटा, फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, या फिर यूं कहूं मैं कि फोर्स इन एयर में निकाल ली हमने, जैसे कि यूजुअल मेथड से फाइंड आउट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से, वो निकाल लिया मैंने, डिवाइडेड बाई रिलेटिव परमिटिविटी, वो मीडियम की आपको गिवन होगी रिलेटिव परमिटिविटी, उससे डिवाइड कर देना है, उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट? तो मतलब अगर किसी मीडियम में मेरे को फॉर्मूला लिखना है तो मैं लिख सकता हूं फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल्स टू, मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अरे समझ में आई बात या नहीं? क्लियर है एकदम? कोई डाउट इसमें? ठीक, आगे बढ़ो, न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल्स को करने से पहले, है ना, न्यूमेरिकल्स को करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक वेक्टर्स का बताना चाहूंगा, है ना। बेसिक क्या बताना चाहूंगा आप लोगों को, वेक्टर्स का थोड़ा सा बेसिक में बताना चाहूंगा। ठीक, तो देखें, मान लीजिए एक फोर्स आपके पास में F1 और एक फोर्स है आपके पास में F2, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो हमने कहा थीटा। तो ऐसे सोचो आप कि एक कोई यहां पर पार्टिकल है, उस पार्टिकल पर एक बच्चा तो इधर से यहां फोर्स लगाता है, दूसरा बच्चा ऐसे रस्सी बांध करके ऐसे फोर्स लगाता है। ठीक, तो ये जो पार्टिकल है ये किधर जाएगा, ना तो इधर जाएगा ना फिर इधर जाएगा, तो सर कहां, वहां पर जाएगा जहां पर नेट रिजल्टेंट ऑफ दी फोर्स मेरे को अवेलेबल होगा, जहां पर F1 और F2 का नेट फोर्स होगा, F नेट होगा, उस साइड में आपका ये पार्टिकल जाएगा। तो इस F नेट को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में फॉर्मूला है क्या, रूट ऑफ, ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करते भी हैं बच्चे, लेकिन अभी टाइम का लिमिटेशन है तो आप फटाफट देखते जाइए। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन F1 एंड F2, वेक्टर पहले वाले और दूसरे वाले वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो है थीटा, तो ये कोस थीटा, ये आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूला आना चाहिए। अब देखो, इसमें 4 केस कराने हैं, मेरे को 4 केस कराने हैं, और वो 4 केस ही आपको सारे क्वेश्चंस करा देंगे। ठीक, 4 केस ही आपको कैलकुलेशन से बचा देंगे, तो वो 4 केस आप ध्यान से समझिए, और पूरा का पूरा फोर्स आपका 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। ये बेसिक था, थ्योरी थी, थ्योरी को मैंने अच्छे से रिवाइज करा दिया। ठीक, तो थ्योरी रिवीजन के बाद में अब सेकंड पार्ट आता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है ना। मैं इसको चाहता हूं कि इसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके इस वीडियो को मैं कंप्लीट करूं, तो बहुत अच्छे लेवल पर लेके जाना है, तो मेरे को जो बेसिक टूल्स हैं बेटा वो मेरे को बताने होंगे। तो प्यारे बच्चों, केस नंबर 1 देखिए बेटा, केस नंबर 1। सर थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्या बोल रहा हूं मैं, थोड़ा टाइम तो लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन ये 4 केस अगर आप सीख गए तो लाइफ लॉन्ग आप फटाफट देखते ही फोर्स निकालोगे। ठीक है, एप्लीकेबल है, हाँ एप्लीकेबल है बोर्ड में, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से मैं आपको सारे के सारे चारों केस बताऊंगा अभी। ठीक, देखो मैंने कहा केस 1 कि अगर आपके पास में एक वेक्टर F1 है, दूसरा वेक्टर क्या है F2, दोनों का मैग्नीट्यूड है सेम, और दोनों को मैं बोल देता हूं F, दोनों को बोल देता हूं कितना F। तो किसी पॉइंट पर एक लग रहा है F फोर्स इधर और दूसरा वेक्टर F इधर, दोनों इक्वल अमाउंट में है, और दोनों के बीच में जो एंगल है बेटा वो कितना है 90 डिग्री, मतलब दो इक्वल वेक्टर्स आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ध्यान से देखो, ऐसे सोचो कि कोई ये पत्थर है, यहां पर इस पत्थर को एक बच्चा इधर खींचे 10 न्यूटन से, और 10 न्यूटन से दूसरा बच्चा इधर खींच रहा है, समझ रहे हो, 10 न्यूटन से इधर खींचा, 10 न्यूटन से इधर, तो ये पत्थर किधर जाएगा, सर इधर जाएगा, बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, ऐसे जाएगा बीच में।
तो बेसिकली यही तो नेट फोर्स की डायरेक्शन आएगी, यही तो नेट फोर्स की डायरेक्शन है। और एफ नेट होगा कितना, तो सर एक बार मैं बता देता हूं, बाकी आपको याद कर लेना। ये देखो ध्यान से, F1 की जगह कितना F प्लस F2 की जगह भी कितना F इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू F इंटू F स्क्वायर इंटू कोस 90। बेटा कोस 90 जल्दी बताओ कितना सर 0, कोस 90 0। तो ये सारी टर्म क्या हो गई, ये सारी टर्म 0 हो गई। तो कितना बचा आपके पास में अंडर रूट 2F स्क्वायर, मतलब रूट 2 टाइम्स ऑफ F। सर ये F नेट आएगा। तो जब कभी भी आपको दो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स दिखाई देती हैं, मान लीजिए 10 न्यूटन की इधर लग रही और 10 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है, तो इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा F नेट, अरे कितना आएगा बेटा, किसी भी एक का रूट टू टाइम्स ऑफ 10 न्यूटन। क्लियर हुई बात या नहीं, क्लियर हुई बात या नहीं? रूट 2 टाइम्स ऑफ एनी वन। अगर दो इक्वल फोर्सेस लग रही हैं 90 डिग्री पर हैं दोनों, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, रूट 2 टाइम्स ऑफ एनी वन। ये कहां पर लगेगा, ये सर वहां पर अप्लाई आप करोगे जहां पर आपको स्क्वायर के कॉर्नर्स पर 4 चार्जेस गिवन होंगे, तो वहां पर ये आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा। कोई दिक्कत किसी को, वहां पर ये लगाने मत बैठ जाना, अदरवाइज आपका टाइम ज्यादा खर्च होगा। ठीक, बहुत बढ़िया से समझ में आया, क्लियर। दूसरा केस देखते हैं बेटा, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है सर? केस नंबर 2 ये है कि अगर एक फोर्स है बेटा F और दूसरी फोर्स है ये भी F, और दोनों कितने एंगल पर लग रही है बेटा, 60 डिग्री पर। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा सर। ठीक, इसका कलर चेंज करते हैं, ये आ गया। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे आएगा, आपने कहा सर ये आएगा F नेट। तो एक बार मैं यहां पर पुट करके दिखा देता हूं। तो इस वाले केस में आपका F नेट आएगा रूट ऑफ F स्क्वायर, ये भी F है और ये भी F है, तो F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F स्क्वायर इंटू कोस 60। कोस 60 की वैल्यू कितनी सर 1/2, तो 1/2 इसकी वैल्यू आप रख दोगे कितनी 1/2, 2 से आपका 2 कैंसिल आउट होगा, तो ये आएगा आपके पास में F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर मतलब 3F स्क्वायर। तो सर इस वाले केस में आ जाएगा F स्क्वायर से बाहर क्या आया F, रूट से बाहर क्या आया F, और 3 का रूट कितना रूट 3। तो इस वाले केस में अगर दो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस आपको गिवन है और 60 डिग्री पर अप्लाई कर रही हूं, अप्लाई कितने पे लग रही हूं, अप्लाई हो रही हूं 60 डिग्री पर, तो उस वाले केस में आपका जो नेट फोर्स आएगा बेटा वो कितना आएगा, रूट 3 टाइम्स ऑफ एनी वन। किसी भी एक फोर्स का कितने टाइम्स, रूट 3 टाइम्स। ये कहां पर अप्लाई होगा, जब आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन होगा सर, तो ट्राइंगल इक्विलेटरल है अगर तो 60 डिग्री एंगल बनता है, तो इस वाले केस में आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने को पड़ेगा, ये अप्लाई करना आपको पड़ेगा। बढ़िया, एकदम बहुत मजा आ जाएगा इनको करने में। देखना जिस तरीके से मैं लेकर के चल रहा हूं, है ना, इस चैप्टर में तो टाइम लग रहा है थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मैं मान रहा हूं इस चीज को कि एक्स्ट्रा टाइम मैं ले रहा हूं, बट फील्ड आपका फटाफट हो जाएगा। फील्ड में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पोटेंशियल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, गॉस थ्योरम में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो फटाफट इसको करते जाइए। जो बेसिक टूल्स हैं जो हम स्किप कर जाते हैं कई बार कि यार वेक्टर कौन पढ़े, और सर मैं कहता हूं कि वेक्टर अगर नहीं आता है तो फिजिक्स भूल जाइए आप। बिना वेक्टर के देखो, जब टूल ही हमारे पास नहीं होगा पढ़ने के लिए, तो बिना टूल के कैसे पढ़ेंगे फिर फिजिक्स। तो वेक्टर तो मस्ट है, मैथमेटिक्स और वेक्टर के बिना आपको फिजिक्स नहीं आएगी, तो वेक्टर तो आपको आना चाहिए। तो अभी मैंने आपको दो केस करा दिए हैं कि दो फोर्सेस अगर 90 डिग्री पर और इक्वल अमाउंट की फोर्सेस हैं तो इनका रिजल्टेंट रूट 2 टाइम्स होगा। 60 डिग्री पर हैं तो रूट 3 टाइम्स होगा। सर कितने टाइम्स, रूट 3 टाइम्स होगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। तो दो केस हो चुके हैं मेरे पास, तीसरा केस देखते हैं, केस थर्ड। देखो एक बात इसको आपको पता होनी चाहिए कि cos 120 की वैल्यू होती है बेटा, cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है। ठीक, तो मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि एक फोर्स है F और दूसरी फोर्स भी कितनी F, और दोनों कितने एंगल पर लग रही हो, 120 डिग्री के एंगल पर, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा सर वो बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, F नेट होगा उसका। तो F नेट कितना होगा ये मेरे को बताना है। तो फॉर्मूला क्या है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा रूट।
तो लगाओ जल्दी से। रूट ऑफ बेटा F1 कितना है सर F स्क्वायर प्लस F2 कितना है सर ये भी F प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 F स्क्वायर हो गया इंटू कोस 120 माइनस 1/2 हो गया। तो इस 2 से आपका ये 2 कैंसिल आउट हुआ, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, तो सिर्फ F स्क्वायर आपका रूट के अंदर बचा, तो कितना आ गया F आ गया। तो सर इस वाले केस में F नेट जो होगा, F नेट किसी भी एक फोर्स के बराबर होगा। ऐसा दोस्त जो साथ में तो है लेकिन कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं, तो ऐसे दोस्तों से दूर रहिए। ये फोर्स इसके साथ में तो है लेकिन कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं। F नेट अगर देखा जाए तो 1 के बराबर, इससे बढ़िया तो अकेला ही काम कर देता। तो ऐसे दोस्तों से हमेशा दूर रहिए कि दिखावा करते हैं साथ रहने का, कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं। क्लियर? तो अगर दो फोर्सेस, प्यारे बच्चों, अगर दो फोर्सेस 120 डिग्री के एंगल पर लगती हैं और मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, किसी भी एक के बराबर आप लिख सकते हो। 3 केस हो चुके हैं। चौथा और फाइनल केस, केस नंबर 4। केस नंबर 4 बेटा, अगर ऐसे देखो आप, एक पत्थर है, इसको एक बच्चा यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा करके खींचना चाहता है, ये नहीं खींच रहा। एक बच्चा दूसरा आया, इसने आपको 5 न्यूटन का फोर्स और अप्लाई कर दिया, तो नेट फोर्स हो गया 15, हो गया कितना, तो आप सीधे बोल दो कि सर ये तो 15 न्यूटन हो गया। क्यों हो गया कि सर अब एक लॉजिक आप बताने वाले हो कि थीटा अगर 0 है तो ट्रीट वेक्टर एज द स्केलर, स्केलर की तरह हम ऐड कर सकते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो जस्ट ऐड लाइक स्केलर्स, स्केलर्स की फॉर्म की तरह आप इसको ऐड कर दीजिए सीधे। तो एक 10 है, दूसरा कितना 5, 15। ऑल्सो इफ थीटा इज इक्वल टू 180 मतलब ये तो हो गया पैरेलल सिस्टम, ये तो हो गया बेटा कैसा, पैरेलल सिस्टम में डायरेक्ट ऐड, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मतलब एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल अगर वेक्टर मेरे को मिलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर अगर मेरे को मिलते हैं, तो एक इधर मान लीजिए 10 न्यूटन की फोर्स है ना, ऐसे देख लो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इधर कितना 5 न्यूटन का फोर्स। तो नेट फोर्स कितना बचा, तो आप देखते ही बता दोगे सर 10 उधर है 5 इधर, तो उधर बचा आपका कितना 5 न्यूटन। कैसे पता चला, डायरेक्ट सबट्रैक्ट। तो यहां पर क्या कर देंगे हम, डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर देंगे बेटा लाइक स्केलर्स, जैसे कि हम स्केलर्स को करते हैं स्केलर्स की तरह। ठीक, तो ये तो बहुत आसान था, पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्टली ऐड कर देना, डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर देना है। 90 डिग्री है अगर तो 90 डिग्री में कितना √2 टाइम्स, 60 डिग्री है अगर तो √3 टाइम्स, 120 डिग्री है अगर तो सिर्फ 1 के बराबर, है ना, किसी भी एक फोर्स के बराबर। पैरेलल में डायरेक्टली ऐड कर देंगे, एंटी पैरेलल में डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर देंगे। ये 4 केस मैंने आप लोगों को करा दिए, बढ़िया एकदम। अब फटाफट 10 से 15 मिनट में फटाफट सारे न्यूमेरिकल्स देखते हैं, और नेक्स्ट इसमें पार्ट आएगा इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज एंड इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, है ना। 2 टॉपिक आते हैं, उनको बहुत अच्छे से फोकस करना है, आज ही खत्म करना है ये टॉपिक मेरे को, तो बहुत अच्छे से आप इसको देखते जाइए। ठीक, अच्छा यहां तक आ गया, न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फाइंड फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट ए पर जो चार्ज आपके पास में प्लेस्ड है ऑन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। साइड लेंथ कितनी दे रखी है इसकी मेरे को, L साइड लेंथ है, तो इसके कॉर्नर A पर जो चार्ज रखा हुआ है यहां, ये वाला क्यों, समझ रहे हैं, इस पर नेट फोर्स कितना होगा, ठीक। अच्छा, तो देखो तीनों चार्जेस कितने हैं, Q Q Q, ये भी Q, ये भी Q, ये भी Q। L है साइड लेंथ, L क्या है, साइड लेंथ। तो इस पर ध्यान से देखो, ये वाला जो चार्ज है क्या कर रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, किधर बेटा, इधर। आपने कहा वो सर हो गया F1, ठीक। ये भी कैसा है बेटा, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तीनों पॉजिटिव हैं। तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा इधर, ये आपका आपने कहा F2। अब देखो ये L है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी L है, ये भी L, ये 60 डिग्री
ये कितना बेटा 60 डिग्री, और ये भी कितना 60 डिग्री एंगल। ठीक, तो अगर दोनों चार्जेस सेम हैं, ये और ये और ये और ये, और डिस्टेंस बिटवीन देम भी सेम है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये F1 है तो ये भी कितना होगा F1 होगा। चाहे तो आप फाइंड करके देख लीजिए। तो F1 आप फाइंड करना चाहें तो कितना होगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q² हो गया बाई L²। कोई डाउट किसी को? ये F1 आ गया। अब F1 ये लग रही है और F1 ही इधर है, मतलब इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट A पर एक F1 इधर और एक F1 इधर। अब ध्यान से देखो बेटा, ये एंगल कितना है, ये एंगल है आपके पास में 60 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना 60 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो इक्वल फोर्सेस, ठीक, दो इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग एट 60 डिग्री। तो इन दोनों का जो नेट फोर्स आएगा, इन दोनों का जो नेट फोर्स आएगा, इन दोनों का नेट फोर्स जो आएगा बेटा इधर जाएगा, एफ नेट, दोनों के बिल्कुल बीचों बीच। और वैल्यू कितनी, एफ नेट की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 60 डिग्री पर कितना बोला था मैंने, √3 टाइम्स ऑफ F1। अरे बोलो समझ में आई बात या नहीं, √3 टाइम्स ऑफ F1। बोलो भाई, √3 टाइम्स ऑफ F1। कोई डाउट किसी को? क्या फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा? नहीं सर, मजा आ गया एकदम, बहुत बढ़िया। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट कॉर्नर ए। कॉर्नर ए ये रहा, यहां पर जो चार्ज प्लेस्ड है आपका ये, ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड एल। एल हो या ए हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर अगर हम इसको प्लेस कर देते हैं, ठीक है ना, तो इस पर नेट फोर्स आपको बतानी है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये एल है तो सर ध्यान से देखो, अगर मैं इस डायगोनल की बात करूं तो ये डायगोनल होता है √2। अरे ये एल तो ये भी एल, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, √2l हो जाता है ये। सिमिलरली अगर मैं इस वाले डायगोनल की बात करूं तो ये डायगोनल भी आपका कितना होगा बेटा, ये भी होगा √2 टाइम्स ऑफ एल। क्लियर? ये पता होना चाहिए। ध्यान से देखो, अब इस पर्टिकुलर चार्ज जो आपका ए कॉर्नर पर प्लेस्ड है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। आपने कहा सर F1 से। सिमिलरली ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज Q है, ये इसको ऐसे रिपेल कर रहा होगा। कितनी फोर्स से? सर सेम चार्जेस हैं, सेम डिस्टेंस बिटवीन देम, तो सेम फोर्स आएगा F1। कोई डाउट किसी को? नहीं सर, ये F1 आ गया, ये F2 आ गया। किसकी वजह से? इसकी वजह से और इसकी वजह से। तो ध्यान से देखो, F1 और F1 दोनों सेम मैग्नीट्यूड की हैं और 90 डिग्री पर आपका क्या है, इनका एक्शन हो रहा है। दे आर एक्टिंग एट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मैग्नीट्यूड सेम है सर। तो इनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा F1 और F2 का, इसका और इसका, F1 और F1 का, बेटा कितना लिख दूं मैं, √2 टाइम्स ऑफ F1। कोई डाउट किसी को? इसकी वजह से और इसकी वजह से नेट रिजल्टेंट आ गया √2 टाइम्स ऑफ F1। अब इसकी बात और बची, तो सर ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। सर कितनी फोर्स से रिपेल करेगा? सर मैंने कहा वो F डैश होगी, तो F डैश बता दो जल्दी से। F डैश आपके पास में आएगा कितना सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q² बाई डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है बेटा, √2l, तो ये हो गया आपके पास में 2l²। ठीक, तो नेट फोर्स लिख दो, अब कितनी आएगी, F नेट कितनी होगी बताओ, ये हो जाएगी आपकी √2 टाइम्स ऑफ F1 प्लस F डैश। F1 की वैल्यू तो आप फाइंड आउट करके लिख दोगे ना, F1 कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q² हो गया अपॉन L², सिंपली। ठीक, इसमें बस आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज मिल जाएंगी, बाकी सब कुछ कंसेप्ट सेम रहेगा, कंसेप्ट विल बी सेम, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। क्लियर? हर तरह की बुक आप देखोगे, सब में ये क्वेश्चन मिलेगा। एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन, ट्रायंगल वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। डाउट हो तो बताइए, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स F1 सेम, F1 रिपल्सिव नीचे की तरफ, दोनों का रिजल्टेंट आ गया √2 टाइम्स ऑफ F1। सिमिलरली ये जो चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो गया, आप √2l, पाइथागोरस थ्योरम से आप फाइंड कर सकते हो, तो ये डिस्टेंस आ गया √2l। तो √2 F1, इसका और इसका रिजल्टेंट कितना हो गया, √2 टाइम्स ऑफ F1। और साथ में ये वाली फोर्स बिल्कुल पैरेलल है, कितनी, F डैश। तो आप जब देखोगे कि पैरेलल फोर्सेस हैं, तो आपने क्या कर दिया, डायरेक्टली ऐड कर दिया। जो फोर्थ केस मैंने बताया वो भी यहां पर आपने अप्लाई कर दिया। कोई डाउट हो बताइए, ये आपके पास में आ गया नेट फोर्स। क्लियर?
बढ़े आगे, ठीक है। चलिए साहब, फाइंड मिनिमम फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मिनिमम फोर्स कब होगी? देखो, एक चार्ज मान लीजिए आपके पास में ये रहा, है ना, ये आ गया, एक चार्ज ये है आपके पास में, दूसरा Q2 Q1, और ये आपको फिक्स करके दे दिया 1 मीटर अपार्ट। दोनों को कितनी दूरी पर रख दिया हमने? 1 मीटर अपार्ट। तो फोर्स वेरी करेंगी जैसे जैसे आपका Q1 और Q2 वेरी करेंगे। अब ये लोग बोल रहे हैं कि कितना चाहिए आपको फोर्स? मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम के लिए आपको Q1 भी मिनिमम चाहिए और Q2 भी कितना होना चाहिए? मिनिमम। और मिनिमम पॉसिबल चार्ज इज नथिंग बट E। इलेक्ट्रॉन इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज विच इज स्टेबल। वैसे तो E/3 भी है, 2E/3 भी हमें मिलता है इन द फॉर्म ऑफ क्वार्क्स, लेकिन दे आर नॉट स्टेबल, राइट। तो E, और यहां पर भी क्या रख देंगे आप? E कितनी दूरी पर? 1 मीटर अपार्ट। फाइंड कर दीजिए आप F मिनिमम। बेटा कर लेंगे कि नहीं? K Q1 Q2 बाई 1 स्क्वायर, तो K इंटू E स्क्वायर विल बी द आंसर। क्लियर एकदम? आगे चलें। ओके सर, कर लेते हैं इसको भी। देखो, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये प्लस Q है, ये प्लस Q है, और सर ये है आपके पास में माइनस Q, ठीक है, क्योंकि ये तो सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। तो एक प्लस Q है, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये जो A वर्टेक्स है, ये A है, ये आपका ट्राइंगल का वर्टेक्स B है, और ये C। तो प्लस Q और माइनस Q, इस तरह से इन्होंने चार्जेस को रखा है। तो फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द कॉर्नर A पर जो नेट चार्ज आपके पास में रखा है, ये वाला चार्ज, इस पर नेट फोर्स कितनी होगी ड्यू टू अदर चार्जेस, ठीक है। तो देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया तरीके से आप देखो, ये L है तो ये भी L होगा बेटा, ये भी L होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये कितना? 60, ये कितना? 60, और ये एंगल भी कितना सर? 60 डिग्री। ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी कैसा बेटा? पॉजिटिव। तो इसकी वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन F1 इधर जाएगा। क्लियर एकदम? सेंटर टू सेंटर सेंट्रल फोर्स है, तो बिल्कुल ज्वाइनिंग लाइन की अलोंग F1। बहुत बढ़िया। अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये है सर आपके पास में नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो ये इसको करेगा अट्रैक्ट, किधर? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। तो ये इसने इधर क्या किया? अट्रैक्ट किया। कितनी फोर्स से? सर फोर्स तो सेम रहेगी F1। रीजन बीइंग सर सेम डिस्टेंस है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस भी सेम है। तो अगर ये F1 है रिपल्सिव, तो F1 ही होगी लेकिन अट्रैक्टिव, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो सर ये जो पॉइंट आपके पास में A है, इस पर एक तो फोर्स आ गई F1 और दूसरी फोर्स आ गई F2, और जिसका मैग्नीट्यूड भी कितना बेटा? F1 के बराबर। तो दो F1 यानी कि इक्वल अमाउंट की फोर्सेस हैं। कितने एंगल पर लग रही हैं? ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इसको। अगर ये 60 है तो पूरी लाइन पर बनने वाला एंगल होता 180, ये कितना? 60, तो सर ये आ गया आपके पास में 120। तो मतलब F1 और F1 के बीच में कितना एंगल? 120। तो देयरफॉर 120 तो बेकार वाला दोस्त था, याद करो। तो F नेट आपका किसी भी एक F1 के बराबर। 120 पे जो आपकी फोर्स काम करती हैं वो उनका रिजल्टेंट आता है किसी भी एक के बराबर। तो F1, तो F1 आप फाइंड कर लो कितनी कितनी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी कि Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। केवल और केवल इतनी न्यूटन की फोर्स आपको ऑब्टेन होगी। किधर? सर इधर ऑब्टेन होगी F नेट। F नेट किधर होगी? इधर होगी, ठीक है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होते हुए मैंने देखा है इसको, और कोई भी ज्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। चल भाई, चलिए साहब, ये सिस्टम थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये इसको ध्यान से देखिएगा। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक से लेकर n तक के नंबर्स का अगर मैं सम करूं, एक से लेकर के
एन तक के नंबर्स का सम करूं 1 + 2 + 3 एंड अप टू एन तक, तो बेटा ये आता है n+1/2। ठीक, क्लियर एकदम। अगर मैं स्क्वायर्स का सम करूं, ये ध्यान देने वाली बातें हैं सारी, स्क्वायर्स का सम करूं अप टू n² तक, तो सर ये आता है n+1 2n+1/6, n+1 2n+1/6। और अगर मैं क्यूब्स का सम करूं, 2 का क्यूब + 3 क्यूब अप टू n³ तक, तो सर ये आता है n+1/2, जैसा पहला वाला, जैसा ये, और इसका क्या कर देना है, आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक, सिमिलरली अगर आपको मिलता है a + AR + AR², बार बार r से मल्टीप्लाई होते हुए आपको टर्म्स मिल रही हैं, और ये कहां तक मिले, अगर आपको इन्फिनिटी तक मिले, तो सम ऑफ दीज टाइप ऑफ सीरीज, दिस इज कॉल्ड एज दी बेसिकली जीपी सीरीज। तो जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होता है a/1 - r होता है सर, a/1 - r होता है, a/1 - r होता है, ये आपको याद होना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलो, क्या दिक्कत होगी इसमें? जीपी का सम है, इनफिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, a/1 - r। अच्छा, तो एक चार्ज है Q, तो सर इसके कोऑर्डिनेट्स इन्होंने नहीं लिखे हैं, मैं लिख देता हूं। ये तो रखा है 0,0 पर, ये रखा है 1,0 पर, ये रखा है 2,0 पर, और ये रखा है 4,0 पर, अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। इस तरह से चार्जेस हमने रखे हैं। तो इस सीरीज की वजह से इस पर्टिकुलर क्यू पर कितना नेट फोर्स अवेलेबल होगा, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। तो देखो ध्यान से, इस पर अगर मैं बात करूं, इसकी वजह से कितना फोर्स आएगा, ठीक, वो कैसा होगा, रिपल्सिव इन नेचर, इसकी वजह से भी रिपल्सिव इन नेचर, इसकी वजह से भी रिपल्सिव इन नेचर। तो सारे के सारे देखो 0 डिग्री पर हैं, और 0 डिग्री पर हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, लाइक स्केलर्स। ठीक, जैसे कि हम स्केलर्स को ऐड करते हैं, ऐसे हमें ऐड कर देना है। तो F1 बोलो जरा कितना आएगा, प्लस ये F2 प्लस F3, सबको हम सम करते चले जाएंगे अप टू इन्फिनिटी। क्लियर एकदम? तो कर दो भैया सम सबको, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मिलेगा F net इज इक्वल्स टू, तो K 1/4πε0 को मैं K लिख देता हूं, K Q, ठीक, बाई 1 का स्क्वायर, पहली जो फोर्स आई इसकी वजह से बाई 1 का स्क्वायर, उसको मैं यहां लिख लूं, प्लस या ऐसे लिख लो बाई 1 का स्क्वायर, प्लस K Q इंटू Q बाई, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2 का स्क्वायर। ये सारी चीजें कॉमन ले ली मैंने, एक बार करके बताऊं क्या? चलो एक बार करके बता देता हूं, कभी कंफ्यूजन में आ जाओ। देखो ध्यान से, F1 बराबर कितनी होगी, K Q बाई, डिस्टेंस बोलो बीच का 1, ये डिस्टेंस कितना है, ये 1 है, ये डिस्टेंस कितना है सर, ये 2 है, ये डिस्टेंस कितना है सर, ये 4 है, एंड सो ऑन। तो K Q बाई 1 स्क्वायर, F2 बोल, तो सर ये होगा K Q बाई 2 स्क्वायर, प्लस F3 बोल बेटा कितना, तो सर ये K Q बाई 4 का स्क्वायर, F4 बोल सर इसी तरह ये चलता चला जाएगा। तो इन सारी फोर्सेस को अगर मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स मिल जाएगी। तो नेट फोर्स के लिए आप देखो क्या क्या टर्म्स कॉमन आ जाएंगे, K Q तो प्रॉपरली कॉमन हो गया, बचा क्या, बचा आपके पास में बहुत सिंपल सी चीज बची, उसको देखो जरा क्या बचा। तो K Q बाई, है ना, ये तो कॉमन आ गया, ये F नेट आ जाएगी सीधे सीधे बेटा, कितना 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो सर ये क्या बन गया आपके पास में, ये आपके पास में बन गया जीपी, ये क्या बन गया, जीपी, ये क्या बन गया, जीपी बन गया। और जीपी का आप सम कितना कर सकते हैं, फाइंड एफ नेट ऑन क्यू नोट, फाइंड एफ नेट ऑन क्यू नोट
प्लेस्ड एट इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर पर, डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर के इंटरसेक्शन पर जो चार्ज है आपके पास, है ना, ये रहा, ये डायगोनल्स है आपके पास, ये रहा, ये दूसरा रहा। बेटा ये जो चार्ज रखा है दिस इज क्यू नॉट, तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। देखो ध्यान से, सारे चार्जेस कैसे हैं, सेम है, सारे चार्जेस कैसे हैं, सेम है। तो सर ये जो चार्ज है इस वाले चार्ज को कितनी फोर्स से रिपेल करेगा, आपने कहा सर एफ फोर्स से। ये वाला जो चार्ज है जस्ट अपोजिट साइड में, ये किस फोर्स से रिपेल करेगा सर, एफ से। दोनों क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। सिमिलरली ये वाला जो चार्ज है इसको कैसे रिपेल करेगा सर, ऐसे, आपने कहा एफ फोर्स से। ये वाला जो चार्ज है इसको ऐसे रिपेल करेगा सर, कितनी फोर्स से, एफ फोर्स से। इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो नेट फोर्स कितनी हो गई बेटा, नेट फोर्स आपके पास में आ गई 0। नेट फोर्स कितनी आ गई, 0। इसी क्वेश्चन को मैं और अच्छे से एक्सटेंड कर सकता हूं। देखिए ये 4 कूलम, ये 2 कूलम, ये 2 कूलम और ये -2 कूलम, है ना, इसको भी 2 कूलम ले लो, 2 कूलम, और यहां पर आपके पास में क्यू नॉट, ठीक है, ये साइड लेंथ L, राइट। तो बताना है इस पर नेट फोर्स कितनी होगी। तो ध्यान से देखो, ये 2 कूलम इसको ऐसे रिपेल कर रहा होगा, ये 2 कूलम इसको ऐसे रिपेल कर रहा होगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गई, ये तो कैंसिल आउट हो गई। बची क्या क्या, ये 2 कूलम का इसको ऐसे रिपेल कर रहा होगा, आपने कहा वो एफ फोर्स से, और ये -2 कूलम इसको ऐसे ही अट्रैक्ट कर रहा होगा, आपने कहा एफ फोर्स से। तो F प्लस एफ, ये आ जाएगा आपके पास में एफ नेट। तो कितना हो जाएगा, K इंटू Q1 Q2 बोलो, 2 इंटू क्यू नॉट अपॉन, और देखो ये पूरा डायगोनल होगा आपके पास में √2L, तो ये आता है L/√2, ये कितना आएगा, L/√2, तो L/√2 का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस इतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इंटू 2 कर दिया मैंने, ये आ गया आपके पास में एफ नेट। इसकी वजह से रिपल्शन प्लस इसकी वजह से अट्रैक्शन, इंटू 2 कर दिया। इसलिए आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार रिपीटेडली पूछे गए हैं। अच्छा आगे चलते हैं, ये देखते हैं। अच्छा इससे पहले इसमें आ जाओ, इससे पहले इसमें आ जाओ, ये रहा, यहां पर भी सेम सेंटर पर हमने क्या रखा है, सेंटर पर मैंने रखा एक क्यू नॉट चार्ज, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड लेंथ कितनी है बेटा, L है, साइड लेंथ L, तो ये भी L और ये भी क्या L, तो इस पर जो नेट फोर्स होगी वो कितनी, तो ध्यान से देख के बताओ। ये क्या करेगा, इसको देखो, ये ऐसे फोर्स लगाएगा, ये ऐसे फोर्स लगाएगा, ठीक, तो कितने एंगल पर लगी ये फोर्स, कितने एंगल पर फोर्स लगी है सर, 120 पे। कैसे सर, ये 60 है पूरा, तो ये 30 हो गया, ये कितना हो गया बेटा, ये 30 हो गया, ये कितना हो गया 120, और अगर ये 120 है तो ये भी कितना होगा 120, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा तो F फोर्स आपने बोला, ये F फोर्स, ये दोनों कितने एंगल पर 120, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड आया F इधर, साथ में ये जो थर्ड चार्ज बचा हुआ है ये इसको इधर रिपेल कर देगा, कितने से, F से, है ना, बिल्कुल बारीकी से मैंने एनालिसिस करके बता दिया। तो ये F फोर्स वास्तव में इसको क्या कर देगी, कैंसिल आउट। तो हमने क्या देखा कि F नेट यहां पर भी क्या मिल गया 0, है ना, कोई दिक्कत। अच्छा जी, इस पर भी क्या मिल गया 0। इसमें आ जाओ अब, ये आपके पास में सिमेट्रिक हेक्सागन है बेटा, क्या है ये, सिमेट्रिक हेक्सागन। सिमेट्रिक हेक्सागन पर साइड लेंथ L, ये भी L, ये भी L, ये सारे एंगल्स की अगर हम बात करें तो बेटा ये कितना एंगल 60 डिग्री, 60, तो ये भी कितना 60 आएगा, ये भी कितना आएगा 60 आएगा, तीनों एंगल्स का सम कितना 180। ऐसे करके आप देख सकते हो इसमें इस तरह से। तो ये पूरा 360 एंगल जो है डिवाइड बाय कितने पार्ट्स में, 6 में, तो इस तरह ये 60 डिग्री आ जाता है। कितना आ जाता है 60 आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये सारी साइड लेंथ्स बराबर हैं तो बेस एंगल भी सेम हो गए, थीटा और थीटा मान लोगे इसको तो ओवरऑल सम 180 कर देंगे, तो ये भी कितना आएगा आपका 60 आ जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं कितने 6, तो 6 के 6 कॉर्नर्स पे आपके पास में क्या है, चार्ज प्लेस्ड हैं क्यू क्यू क्यू। तो आपसे पूछा है कि अगर मैं एक छोटा सा चार्ज यहाँ पर क्यू नॉट रख दूं, कितना चार्ज रख दूं बेटा क्यू नॉट, तो इस पर कितना नेट फोर्स अपीयर होगा, कितना नेट फोर्स इस पर एक्सपीरियंस्ड होगा। अच्छा तो सर ध्यान से देखो,
क्या ये साइक्लिक सिस्टम सिमेट्रिक सिस्टम है कि नहीं? क्या ये सिमेट्रिक सिस्टम है कि नहीं? ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, कैंसिल, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, कैंसिल, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, कैंसिल आउट। तो नेट फोर्स कितनी बोल दूं? बताओ प्यारे बच्चों, कितनी बोल दूं मैं नेट फोर्स? 0 सर, बहुत बढ़िया। तो यहां से मेरे को एक लॉजिक मिला, यहां से मेरे को क्या मिला? लॉजिक मिला। वो लॉजिक क्या है सर? ध्यान से देखना। वो लॉजिक ये मिला मेरे को कि अगर सिमेट्रिक, क्या बेटा? सिमेट्रिक पॉलीगन है, तो सिमेट्रिक पॉलीगन के सेंटर पर, एट सेंटर पर, है ना, एफ नेट बराबर क्या होगी सर? 0 होगी। ये आपको एक लॉजिक मिल गया कि अगर सिमेट्रिक पॉलीगन है, सिमेट्रिक पॉलीगन के सेंटर पर अगर, हाँ ये कंडीशन मस्ट है कि सारे के सारे चार्जेस कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, सेम आइडेंटिकल चार्ज होने चाहिए सारे के सारे कॉर्नर्स पर। तो उस केस में एफ नेट कितना होगा? 0 होगा। क्या मेरी बात आपको पकड़ में आ रही है? क्यों, समझ में आ पा रही है मेरी बातें या नहीं? तो सिमेट्रिक, देखो ये बिल्कुल बेहतरीन ट्रिक्स हैं जो मैं आपको इस टाइम, देखो बहुत मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट इसी को बोलते हैं। ठीक, अब इस लॉजिक से देखो फिर कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस करूंगा मैं, ध्यान से देखो। चलो सर आगे चलो। तो इस पर अगर मैं आपसे पूछूं कितना नेट फोर्स, तो आप बोलोगे सर 0। क्यों? सिमेट्रिक पॉलीगन। अच्छा इधर आ जाओ, ये भी सिमेट्रिक पॉलीगन है, ट्रायंगल है बेसिकली, तो सिमेट्रिक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, तो नेट फोर्स कितना? आंख बंद करो, एफ नेट इक्वल्स टू कितना रे? 0। हेक्सागन हो, पेंटागन हो, ऑक्टागन हो, सिमेट्रिक हो बस, तो सेंटर पर नेट फोर्स 0। अरे क्लियर हुई बात या नहीं? ये क्या है? सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक कर लीजिएगा, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक पेंटागन। क्या चीज है ये? सिमेट्रिक पेंटागन के फाइंड एफ नेट ऑन क्यू, क्यू नॉट इन सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक लिख लीजिए, है ना, सिमेट्रिक पेंटागन। तो सिमेट्रिक पेंटागन के सेंटर पर नेट फोर्स, आंख बंद करो और बताओ जल्दी से कितना सर? अरे नहीं है, क्लियर हुई बात तुम्हें? सिमेट्रिक है, सेम चार्जेस हैं, तो एफ नेट कितनी? आंख बंद करते ही बता दो 0। लॉजिक आया कि समझ में कि नहीं? अरे लॉजिक आया समझ में या नहीं? तो अगर लॉजिक समझ में आ गया तो पी वाई क्यू करते हैं। अब क्या करते हैं? पी वाई। कहाँ गया भाई पी वाई क्यू? अरे कहाँ गया पी वाई क्यू भाई? चलो इसी में बना देते हैं, चलिए ठीक, आजा। चलो क्वेश्चन एक को मेरे को याद आ गया ही, देखो ये आ गया भैया क्वेश्चन। यहां पर कोई चार्ज नहीं है अब, ठीक, और यहां से यहां तक ये आपको लेंथ दे दी L, यहां से यहां तक की जो लेंथ दे दी आपको कितनी? L दे दी बेटा। क्लियर? अब आपसे पूछने की फाइंड नेट फोर्स, फाइंड एफ नेट ऑन क्यू नोट इन सिमेट्रिक पेंटागन एज शोन बिलो, एज शोन बिलो। अरे क्लियर हुई बात या नहीं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, नीट में पूछा गया था क्वेश्चन, एक बार मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, और कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं लग रही है। देखो ध्यान से, अगर मेरा लॉजिक क्लियर है तुम्हें कि सर अगर सिमेट्रिक पॉलीगन है तो सारे के सारे चार्जेस अगर क्यू हैं तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए सर? 0। लेकिन सर यहां तो गड़बड़ है, ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है और ये क्यू है, लेकिन यहां पर तो कोई चार्ज ही नहीं है। हाँ चार्ज नहीं है, कोई बात नहीं। तो कोई चार्ज ना होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि वहां पर चार्ज है ही नहीं, वहां पर चार्ज है ही नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है। मैंने लॉजिक दिया था, ये मार्कर है, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है? क्या इसमें प्रोटॉन नहीं है? क्या इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है? सर है। तो अगर मैं इस कॉर्नर की बात करूं, इस कॉर्नर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज कितना है? 0। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि सर जितना यहां पर Q उतना ही माइनस Q होगा, तभी तो नेट चार्ज 0 है। नहीं आया? मैंने कहा कि यहां चार्ज 0 था, क्या जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव लिख सकता हूं मैं? ये सर बिल्कुल लिख सकते हो।
तो अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो बेटा अब ये वाले सिस्टम को देखो ध्यान से, ये इतना, ये सिस्टम देखो, क्या ये सिमेट्रिकल पॉलीगन के सिस्टम को फुलफिल कर रहा है? यस सर, बिल्कुल। तो अगर इतना सिस्टम होता तो इस क्यू नोट पर कितना फोर्स, नेट फोर्स आपको एक्सपीरियंस हो रहा होता? सर 0। तो मतलब इसकी और इसकी वजह से नेट फोर्स कितना? 0। तो बचा क्या? केवल ये माइनस क्यू बचा। क्या बचा? माइनस क्यू बचा। तो देयरफॉर एफ नेट जो होगा बेटा वो केवल और केवल इस माइनस क्यू की वजह से। अरे ये मत कह देना कि जो है माइनस क्यू कहां से आ गया। अरे बेटा जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, इसको मैंने सिस्टम का पार्ट मान लिया। तो इस सिस्टम को अगर मैं देखूं तो नेट फोर्स सबकी वजह से 0। ये ट्रिक है, सबकी वजह से नेट फोर्स 0, सिमेट्रिकल पॉलीगन है। अच्छा, तो केवल बचा क्या? माइनस क्यू। माइनस क्यू और क्यू नोट के बीच में कितना डिस्टेंस है? एल। तो एफ नेट कितना हो गया? के क्यू नोट बाई एल स्क्वायर। किधर? अट्रैक्टिव होगा ऊपर की तरफ, अपवर्ड। अरे नहीं आया समझ में भाई? अरे नहीं आया, बिल्कुल तुम्हें समझ में नहीं आया भाई, हैं? बढ़िया है कि नहीं? मजा आ गया इस चीज में? तो इस तरह से मैं इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकता हूं। तो धीरे धीरे देखो तुम्हें लॉजिक भी क्लियर हुआ। ये छोटे छोटे लॉजिक्स ऐसे हैं जो बुक्स में आप लोगों को नहीं मिल पाते हैं और जो मैंडेटरी हैं, जो हमें आने चाहिए। जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि क्या है कि सिमेट्रिक पॉलीगन है अगर, और सारे सिमेट्रिक चार्ज हैं कॉर्नर्स पे, तो सेंटर पर नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू 0। सेंटर पर नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू 0। उस कंसेप्ट का यूज करके मैंने देखो ये बहुत बढ़िया लेवल का, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको करके दिखाया। क्लियर? आगे चलें? हाँ जी सर, चलो आगे चलिए भैया, चल भाई चल। चलो इससे पहले ये देखते हैं, पहले इक्विलिब्रियम पढ़ाता हूं तो मैं अभी। उससे पहले इसमें आता, यहां पर आइए। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? देखो कई तरह की इक्विलिब्रियम होती हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अगर पार्टिकल लीनियर मोशन में कहीं भी मूव नहीं कर रहा है ना, लीनियरली कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो वो बोलेंगे उसको कि वो हमारा जो पार्टिकल है बेटा वो किस में है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। वो कब होगा? जब इस पर नेट फोर्स क्या होगी? 0। तो जब नेट फोर्स क्या होगी? 0 होगी, तो सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, ना इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा। हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर सकता है, वो बात अलग हो गई। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नेट फोर्स 0 है तो आप बोलेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, ठीक। रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब होगी? जब नेट टॉर्क इक्वल्स टू 0 होगा। जब नेट टॉर्क क्या होगा? 0 होगा, उस टाइम आप बोलोगे कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। अच्छा, बहुत बढ़िया। कितनी तरीके की इक्विलिब्रियम होती है? सर 2 तरीके की इक्विलिब्रियम है ना। क्या क्या? सर एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल, और दूसरी कैसी सर? अनस्टेबल। दूसरी कैसी? अनस्टेबल। सर स्टेबल कैसी होगी? अब देखते हैं। देखो पहले समझो इसको। मान लीजिए आपके पास में एक बाउल है, यहां पर आपने एक छोटी सी बॉल रख दी, गेंद एक, या मार्बल का टुकड़ा, ठीक है ना, मार्बल का पीस जो कंचा होता है। इस बार आपने इस बाउल को उल्टा कर दिया और यहां पर मार्बल एक कंचा रख दिया, छोटी सी गेंद रख दी। दोनों स्टेबल हैं, दोनों में क्या है? नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स क्या है? 0, ये कहीं नहीं जा रही, ठीक। लेकिन अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा इधर यहां पे मूव कराने की कोशिश करूं और छोड़ूं, तो कुछ देर बाद ही ऐसे रोटेट करते हुए वापस मीन पोजीशन की तरफ आना चाहेगी। इसकी टेंडेंसी किधर होगी? टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी एट द मीन पोजीशन, है ना। तो इस तरह की जो इक्विलिब्रियम होगी उसको हम बोलते हैं बेटा कैसी? स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां से हल्का सा भी शिफ्ट कर दूं ना इधर की तरफ ऐसे, तो ये नीचे गिर जाएगा। इसकी टेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं होगी कि ये मीन पोजीशन की तरफ जाए। तो इस तरह की इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मीन पोजीशन की तरफ अगर टेंडेंसी है तो स्टेबल, अदरवाइज अनस्टेबल, ठीक है, अदरवाइज अनस्टेबल। क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो एक आपके पास में है बेटा चार्ज Q,
और एक चार्ज है आपके पास में 4Q, या यूं कहें कि 4 कूलम और 1 कूलम का चार्ज है। इस छोटे चार्ज Q को मैं यहां से कितने डिस्टेंस अवे रखूं सो दैट ये जो चार्ज है ये किस में रहे, इट इज इन इक्विलिब्रियम। ये चार्ज किस में रहे, इक्विलिब्रियम। देखो दो तरीके की इक्विलिब्रियम होंगी, एक तो चार्ज को इक्विलिब्रियम में पूछेंगे, दूसरा आपसे पूछेंगे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है। किसको, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है। ठीक है, तो दोनों तरह के मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं और PYQs तमाम तरीके के भरे हुए हैं इन चीजों के ऊपर। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको समझें, बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा हूं मैं। तो एक आपके पास में चार्ज है Q और दूसरा चार्ज क्या है आपके पास में 4Q। दोनों चार्जेस को हमने कितनी दूरी पर रख दिया बेटा, 3 मीटर की डिस्टेंस पर रख दिया। अच्छा, तो पहली बात तो नेचर पूछ सकते हैं आपसे, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो अब मैं ध्यान से देखो इस Q को कैसा लेना चाहिए, कैसा होना चाहिए। सर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। अगर पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। कहीं ना कहीं ऐसा इसको पॉइंट मिलेगा जहां पर ये नेट फोर्स 0 एक्सपीरियंस कर सके, वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम का होगा। या फिर हो सकता है कि नेगेटिव हो, तो नेगेटिव को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट, और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो उस केस में भी आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। तो हमने कहा कि चलो नेचर को छोड़ो, आप ये बताओ कि इसकी पोजीशन कहां पर होगी, इस Q की पोजीशन कहां पर होगी। तो सर आपने कहा कि यहां से x डिस्टेंस अवे एक पॉइंट आप मान लीजिए पॉइंट P, जहां पर आप चार्ज को रख दो तो सर वहां पर नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो उस टाइम आप बोलोगे कि सर हाँ ये तो कैसा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हो गया। अब एक बात और देखो, अगर ये नेगेटिव, अगर मैं इसको पॉजिटिव लूं तो पॉजिटिव ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करने की कोशिश करूं तो इसकी टेंडेंसी और ज्यादा बढ़ेगी इसको इधर रिपेल करने की। तो ये सिस्टम मेन पोजीशन की तरफ जाना चाह रहा है। लेकिन अगर ये होता नेगेटिव तो एक पॉइंट ऐसा है कि इसका अट्रैक्शन और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल है, उस टाइम पर ये पोजीशन कैसी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन हल्का सा आप इधर शिफ्ट कर दें तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ये आपका इधर चला जाएगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगी। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए इसकी टेंडेंसी होनी चाहिए पॉजिटिव। पहली बात, टेंडेंसी कैसी होनी चाहिए, इसका जो नेचर है इट शुड बी पॉजिटिव, पहली बात। अब पॉइंट कहां पर होना चाहिए उसकी बात देखते हैं। बेटा ये पूरा कितना है, 3 मीटर से सर ये कितना 3 मीटर्स, ये कितना x, तो ये आपके पास में आ गया 3 माइनस एक्स, ये कितना आ गया 3 माइनस एक्स। तो इस पर नेट फोर्स 0 कर दो, बस इस पर क्या कर दो, नेट फोर्स 0। किसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से क्या कर दो, 0 कर दो, करो सर। तो इस पर F1 है ना, कितनी K Q छोटा q अपॉन एक्स स्क्वायर है ना। इस पर इसकी वजह से बोलो F2 कितना, बराबर K 4Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों को क्या रख दें, बराबर, दोनों को क्या रख दें, बराबर रख देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा x की वैल्यू, यानी कि वो पोजीशन मिल गई जहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो जैसे दोनों को बराबर रखेंगे K Q Q, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपके पास में 4 अपॉन 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। रूट ले लो तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस एक्स। अरे क्लियर है भाई या नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक, तो x को उधर ले जाओ तो 3x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू आपके पास में आ गई 1 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मीटर आ गई। मतलब इस Q से 1 मीटर इधर चलोगे अगर आप और चार्ज को प्लेस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट मिलेगा, यानी कि x इक्वल टू 1 मीटर पर आपको क्या मिल जाएगी, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगी। कोई दिक्कत, 12th में आपको ऐसे करना है, 12th में आपको ऐसे करना है। ठीक, लेकिन अगर आपको मेंस या नीट के लिए करना है तो इतनी कैलकुलेशन तो नहीं करोगे ना। मेंस या नीट के लिए अगर हम बात करें तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं x की वैल्यू कैसे सर, बीच का डिस्टेंस अपॉन रूट ऑफ, देखो ये इससे कितने टाइम्स ज्यादा है सर, 4 टाइम्स ज्यादा है, तो रूट ऑफ 4
अपोजिट नेचर का है कि सेम नेचर का? सर सेम नेचर का, तो +1। ठीक, तो ये आ गया आपके पास में 3, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है 3/√4 कितना 2 प्लस बेटा 1, 3/3 कितना आ गया 1। देखो जरा क्या बना रहा था। यस सर, क्लियर एकदम। तो x को डायरेक्टली फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने बता दिया कि बीच का डिस्टेंस डिवाइड बाई √n प्लस या -1। प्लस कब? सेम नेचर, माइनस कब? ऑपोजिट नेचर के चार्ज हों। कौन कौन से? जिनकी वजह से इक्विलिब्रियम आपको बताना है, ये वाला और ये वाला। अगर सेम नेचर के हैं तो प्लस, ऑपोजिट नेचर के हैं तो माइनस। ठीक, ये आपके पास में एक छोटी सी ट्रिक आ गई, इसको फटाफट नोट करो, इस ट्रिक को फटाफट नोट करो। बहुत मजेदार ट्रिक है, नीट का क्वेश्चन फटाफट होगा, मेंस का क्वेश्चन फटाफट होगा। देखो इस क्वेश्चन को, सेकंड वाले क्वेश्चन को देखो, यहां पर आपके पास में देखो ध्यान से, ये आ गया 4q और ये -16q। 4q और -16q कितनी दूरी पर रखें बेटा? 10 मीटर के डिस्टेंस पर है। इक्विलिब्रियम पॉइंट बताना है कि मैं q को कहां पर रखूं, सो दैट इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड, ठीक है, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड। तो सर डायरेक्ट देखो x की वैल्यू, अरे बीच का डिस्टेंस बोल 10 डिवाइडेड बाई, इससे कितने टाइम्स ज्यादा है? सर 4 टाइम्स, 4 चौक 16, तो 4 टाइम्स। प्लस या माइनस? सर माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो -1। तो 10 बाई √ कितना? √4 कितना आएगा आपके पास में 2 -1। तो ये तो आपके पास में 10 आ गया भाई, ये तो आपके पास में कितना आ गया 10 आ गया। इसका मतलब 10 मीटर पर कहां से? छोटे वाले चार्ज से इक्विलिब्रियम अचीव होगा। अब ध्यान से देखो 10 मीटर तो फिर यहीं आ गया, 10 मीटर तो यहीं आ गया। इसका मतलब यह है कि इधर तो पॉसिबल नहीं होगा, जस्ट इसके यहां पर। तो कहां पर? तो सर 10 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो ध्यान से देखो यहां से 10 मीटर पे ये जो रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, तो उस टाइम पर नेट फोर्स आपकी बैलेंस हो जाएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो 10 मीटर कहां पर आ गया? फ्रॉम 4q से किधर? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। क्लियर एकदम। तो हर एक तरह के क्वेश्चन में आपका ये वैलिड होगा, ये हर जगह काम करेगा, ये हर जगह काम करेगा ये ट्रिक। आगे चलो, फाइंड q सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। फाइंड q सो दैट, ये सिस्टम देखो, अब ध्यान से सुनना। अब मैं सिस्टम इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम की बात करने जा रहा हूं। ये है देखो पॉजिटिव चार्ज। बेटा ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। अच्छा, तो अगर ये पॉजिटिव और वो भी पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स आएगा? रिपल्सिव फोर्स आएगा। तो ये इसको इधर भेजना चाहेगा और ये इसको इधर। तो इनके बीच में कहीं ना कहीं मेरे को एक छोटा सा चार्ज Q0 रख देना है। कैसा? सर नेगेटिव। क्यों नेगेटिव सर? क्योंकि ये दूर भागने की कोशिश कर रहे थे, इनको रोकने का काम ये नेगेटिव चार्ज Q0 करेगा। तो जब ये Q0 नेगेटिव चार्ज इसको रोकने का काम करेगा, किसको? सिस्टम को, ठीक है ना, सिस्टम को रोकने का काम करेगा। तो पहली बात तो टाइप ऑफ द चार्ज या नेचर ऑफ द चार्ज आप बता सकते हो। नेचर हो गया सर नेगेटिव। नेचर ऑफ द चार्ज कैसा हो गया सर? नेगेटिव। ठीक, तो जब नेचर ऑफ चार्ज नेगेटिव आ गया तो कहां पर प्लेस करें? सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है। अब तो देखो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है तो किसी भी एक चार्ज को आप पकड़ लो, या तो इसको या फिर इसको, या तो इसको या फिर इसको, किसी भी एक चार्ज को पकड़ लो, सिस्टम के किसी भी एक चार्ज को पकड़ लो और उस पर क्या कर दीजिए? नेट फोर्स 0 कर दीजिए। उस पर क्या कर दीजिए? नेट फोर्स 0 कर दीजिए। तो आपका सिस्टम किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में। देखो इस वाले चार्ज को मैं पकड़ रहा हूं, ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा होगा बेटा? रिपेल कर रहा होगा। तो प्यारे बच्चों फोर्स ऑफ रिपल्शन बताओ जल्दी से कितना? तो सर वो आएगा KQ इंटू 4Q डिवाइडेड बाई 3 मीटर का होल स्क्वायर। जितनी फोर्स रिपल्शन की इस पर इधर लग रही है, अगर उतनी ही फोर्स ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन की इधर लगा दे तो ये चार्ज कहीं जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ये किस में आ जाएगा फिर? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो
एफ ऑफ अट्रैक्शन निकाल दो बेटा, कितना होगा? तो सर वो होगा के क्यू इंटू क्यू, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ये आपने कर दिया एक्स। ये कितना हो गया आपके पास में? एक्स। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। क्लियर एकदम? दोनों को क्या रख दीजिए? बराबर रख दीजिए। दोनों को क्या रख दीजिए? बराबर। आपके पास में वो डिस्टेंस आ जाएगी जहां पर आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव होने वाला है, जहां पर आपको इक्विलिब्रियम क्या होने वाला है? अचीव होने वाला है। कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट? बहुत बढ़िया है सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करने के लिए। देखो एक ऊपर क्वेश्चन रह गया हमारा, उसको देखते हैं। सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम, ऊपर आ जाओ। ये आ गया, चलो ये आ गया। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू नॉट। इस क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड मेरे को बताना है। क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड मेरे को बताना है, सो दैट सिस्टम मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। इस सिस्टम को किस में करना है? इक्विलिब्रियम में करना है। ठीक है, सिस्टम को किस में करना है? इस बार इक्विलिब्रियम में करना है। तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू नॉट। इसके सेंटर पर क्यू नॉट जो हमने रखा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, सो दैट सिस्टम मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। तो देखो अगर मुझे चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना होता तो मैं नेट फोर्स निकालता इस चार्ज के ऊपर। नेट फोर्स निकालता किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। ठीक, अब मान लो ये चार्ज नहीं होता तो ये तीनों पॉजिटिव 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 हैं, ये इसको इधर रिपेल करता, ये इसको इधर रिपेल करता, ये ऐसे सारा सिस्टम दूर दूर चला जाता। लेकिन ये जो क्यू नॉट है ये कैसा होना चाहिए? अगर मैं माइनस नेचर का, नेगेटिव नेचर का यहां पर क्यू नॉट यहां पर मैं पुट कर दूं तो इस सिस्टम को ये कलेक्टिवली अपने मतलब सिस्टम को इक्विलिब्रियम में मेंटेन रख सकता है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करने के लिए मैंने क्या बताया कि सिस्टम के चार्ज को पकड़ लो, किसी भी एक चार्ज को आप पकड़ लो और उस पर आप क्या कर दीजिए? नेट फोर्स निकाल लो बेटा। और नेट फोर्स बराबर कितनी रख दो? 0। अरे नहीं है समझ में बात? इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, जिसका तुम्हारा मन करे उसको आप ले लीजिए। ठीक, तो देखो ध्यान से। तो इस पर नेट रिपल्सिव फोर्स बताओ बेटा। एफ ऑफ रिपल्शन ऑन दिस चार्ज ड्यू टू अदर टू चार्जेस। तो ये इसको ऐसे रिपेल कर रहा था, ये इसको ऐसे रिपेल कर रहा था, तो दोनों के बीच में एंगल कितना? ये 60 है पूरा। तो ये ऐसे, दोनों के बीच में 60। तो कितना आएगा बेटा? इसका आएगा √3 टाइम्स ऑफ F1, है ना? तो ये आएगा √3 टाइम्स, और F कितना? जल्दी से बताओ। K Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ये तो आ गया रिपल्सन का फोर्स। बढ़िया एकदम, ये कर चुके हैं हम ऐसा क्वेश्चन। ठीक, तो इतना तो इस पर रिपल्शन महसूस हो रहा होगा। ठीक, अगर हम इसको सिस्टम को रिलीज कर दें तो इस पर इतनी फोर्स इधर लग रही है। कितनी? इतनी फोर्स इधर लग रही है, तो ये तो छोड़ के चला जाएगा। लेकिन मुझे मेंटेन रखनी है इक्विलिब्रियम, इसको कहीं नहीं जाने देना। तो अब क्या करना होगा? अगर मेरे को कहीं नहीं जाने देना इसको, तो क्यू नॉट को ले आओ नेगेटिव नेचर के को, सो दैट इनकी वजह से जो रिपल्सिव फोर्स है इसकी वजह से उतनी ही अट्रैक्टिव फोर्स अगर मैं लगा दूं ऊपर की तरफ, समझ पा रहे हैं? उतनी ही फोर्स में ऊपर की तरफ अट्रैक्टिव लगा दूं तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो सर बताओ एफ ऑफ अट्रैक्शन कितनी? सर के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डी डिस्टेंस का स्क्वायर। दोनों को क्या कर दूं मैं? एफ रिपल्सिव बराबर अगर हो जाए एफ अट्रैक्टिव, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस विल बी द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और नॉट? यस सर, दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब इसमें जो दिक्कत आती है, देखो ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कि यहां से यहां तक ये पूरा L है बेटा, ये L है। यस सर, तो यहां से यहां तक कितना हो गया? ये सर L/2 हो गया। ये क्या ये 90 है? यस सर, ये 90 आ गया। तो अगर ये 90 आ गया, ये पूरा एंगल 60 है, ये 90 आ गया, ये एंगल कितना हो गया? 30। ये कितना हो गया? 30। तो ध्यान से देखो, ये बेस है और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन सॉरी, ये बेस है और ये क्या? हाइपोटेन्यूज। तो b अपॉन एस तो cos थीटा हो गया। तो आप ऐसे कर सकते हो कि d का cos 30 कंपोनेंट बराबर L/2। cos 30 की वैल्यू कितनी? √3/2। तो d इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी? √3/2 बराबर L/2। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो सर d की जो वैल्यू आपके पास में मिलेगी L/√3। अरे नहीं आया समझ में भाई?
डी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी रख दोगे आप, L/√3। कर नहीं पाते इसको बहुत से बच्चे, ये 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री यूज कर ली, यहाँ पर दिक्कतें आ जाती हैं बच्चों को, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है तो डी आएगा, अदरवाइज डी नहीं आ पाएगा, ठीक। तो इसको हल्के में ना लें, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आ गया तो आप इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक। दिस इज द प्रॉपर मेथड ऑफ रिवीजन, दिस इज द प्रॉपर मेथड ऑफ रिवीजन, राइट। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको सिस्टम का इक्विलिब्रियम बताया। चार्ज का इक्विलिब्रियम बहुत आसान है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स में आपको वो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज के क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, लेकिन सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम पे लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। करने कैसे हैं सर, ऐसे करने हैं, ठीक। तो इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम क्लियर हुआ एकदम, बहुत अच्छे से आगे बढ़ो। अच्छा जी, चलो इसको देखते हैं। अब देखो, अगर क्वांटिटी कांस्टेंट है तो हम करते हैं समेशन। अगर क्वांटिटीज आपकी वेरिएबल हो जाती हैं, क्वांटिटीज कैसी हो जाती हैं बेटा, वेरिएबल हो जाती हैं, तो हमें इस्तेमाल करना पड़ता है मेथड ऑफ कैलकुलस। मेथड ऑफ कैलकुलस हमें यूज करना पड़ता है, ठीक। मेथड ऑफ कैलकुलस हमें यूज करना पड़ता है। चलो 2 ही रह गए, इसमें कर लेते हैं फटाफट इसको। अब मैंने आपसे कहा कि जो कूलम्स लॉ है दैट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस या फिर सरफेस स्फेरिकल चार्जेस केप्ट एट वेरी डिस्टेंस अपार्ट। 2 ही केस में आपका कूलम्स लॉ वैलिड है, अदरवाइज हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब सुनो ध्यान से, मैंने कहा कि ये रोड है, मेरे पास में रोड है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर, ये सारी चीजें कराऊंगा मैं। लीनियर चार्ज क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या है, सारी चीजें आपको मैं गॉस थ्योरम में कराऊंगा। फिलहाल लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको समझो, मतलब ये कि पूरी एल लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका Q। पूरी एल लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कितना बेटा, एल लेंथ पर चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड Q। तो यूनिट लेंथ पर कितना, Q/L। तो यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है उसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, Q/L। तो लैम्डा क्या है, बेसिकली लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ध्यान से देखो, इसकी वजह से, इस पॉजिटिवली चार्ज्ड रोड की वजह से ए डिस्टेंस अवे एक छोटा सा चार्ज है Q, तो इस पर नेट फोर्स मेरे को बतानी है। तो क्या मैं यहां पर कूलम्स लॉ अप्लाई करके बता सकता हूं कि सर K इंटू यानी कि 1/4πε0 Q इंटू Q/a² लूं, क्या लूं, क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो ध्यान से देखो, यहां पर चार्ज कम है और डिस्टेंस बढ़ी, चार्ज बढ़ा, और डिस्टेंस बढ़ी, चार्ज बढ़ा, डिस्टेंस भी वेरी कर रही है, चार्ज भी वेरी कर रहा है। तो वी कैन से दैट दिस फोर्स विल बी वेरिएबल एज वी मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो जब भी वेरिएबल क्वांटिटीज आती हैं तो वी हैव टू यूज मेथड ऑफ कैलकुलस, मेथड ऑफ कैलकुलस। तो क्या करना है, देखो इसमें करना यह है, यहां से x डिस्टेंस दूरी पर जाओ, है ना, सब में ये मेथड इस्तेमाल करना होगा। x डिस्टेंस दूरी पर जाकर एक छोटा सा dx एलिमेंट ले लो, x डिस्टेंस की दूरी पर जाकर छोटा सा dx एलिमेंट ले लो, है ना, x डिस्टेंस दूर जाओ और एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, कितना, x dx, ठीक। अब ध्यान से देखो, इस छोटे से एलिमेंट dx पर हमने कहा छोटा सा चार्ज होगा dq। बेटा एक यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, लैम्डा। तो सर dx लेंथ पर कितना चार्ज होगा, आपने कहा dq। सर कितना होगा, लैम्डा इंटू dx। अरे नहीं आया बात समझ में, एक लेंथ पर चार्ज है लैम्डा, 2 लेंथ पर कितना सर 2 लैम्डा, 3 लेंथ पर कितना सर 3 लैम्डा। तो बेटा dx लेंथ पर कितना, लैम्डा इंटू dx होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा, बिल्कुल, ये तो हम 5वीं क्लास में पढ़ चुके। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है। तो लैम्डा इंटू dx ये आपके पास में आ गया चार्ज। इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर आपने चार्ज मान लिया, और ये इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इसको हम पॉइंट चार्ज एज्यूम कर सकते हैं। कैसा एज्यूम कर सकते हैं सर, पॉइंट चार्ज की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। अब अप्लाई कर दो, अगर आपने इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर लिया तो अप्लाई कर दीजिए कूलम्स लॉ।
आप लगा सकते हैं भैया कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। क्या कहता है सर कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी या रिपल्शन लगेगी वो कितनी होगी, k टाइम्स q, ये कितना है ये वाला dq, इनटू ये वाला कितना है q, k q1 q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है बेटा x, डिस्टेंस अब यही x स्क्वायर। तो मैं कितना लिख दूं इसको मैं k इंटू डी क्यू, बोलो भाई लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा इंटू डी एक्स, डी क्यू की जगह मैंने कितना कर दिया लैम्डा इंटू डी एक्स इंटू क्यू अपॉन एक्स। क्या ये छोटी सी फोर्स आ गई df? तो कंप्लीट फोर्स निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ df कर दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ df कर दूंगा। तो क्या कर दिया मैंने इंटीग्रेशन ऑफ k लैम्डा dx इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कर लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर है। अच्छा तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और क्यू भी कांस्टेंट है। इन सारे कांस्टेंट्स को आप कहां ले आइए, बाहर ले आइए। तो k लैम्डा और q ये बाहर आ गया, इंटीग्रल बचा आपके पास में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx का बेटा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx का। ध्यान से देखो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो x की पावर -2, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। तो x की पावर -1 ऊपर बचा और नीचे भी कितना -1, तो -1 अपॉन एक्स लिख सकता हूं इसको मैं, -1 अपॉन एक्स लिख सकता हूं। अच्छा अब देखो चार्ज कहां से कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर x की वैल्यू कहां से कहां ले जाऊं मैं, जहां से जहां आपको चार्ज ऑब्टेन होगा, तो सर x की वैल्यू जब a होगी, देखो ये a है, ये कितना है बेटा a, तो x जब मेरा a से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा a प्लस एल तक, a प्लस एल तक, तो आपको चार्ज मिलेगा, है ना, यहीं से मिल गया क्या चार्ज, नहीं, कहां से मिलेगा a से a प्लस एल तक मिलेगा। तो सर x की लिमिट आपको डालनी होगी a से a प्लस एल तक। अरे क्लियर हुई बात या नहीं, बस तो हो गया। तो ये आपके पास में बचा k लैम्डा q, है ना, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास में, ये थोड़ा इधर ले लेते हैं, तो k लैम्डा q बेटा ये कितना आ गया आपके पास में -1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना -1 अपॉन एक्स, कहां से कहां a से a प्लस एल। इसको सोल्व कर लो बस, इसको क्या कर लीजिए सोल्व, यहां पे कर लेते हैं, चलो यहां पे कर लेते हैं, करो इसको सोल्व भाई। तो k लैम्डा q माइनस बाहर लिख लो चाहो तो ये आ गया आपके पास में 1 अपॉन, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, ठीक है। तो माइनस चाहे अंदर ले जाओ, तो ये वाली जो टर्म है ये प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी, इसको प्लस कर लो कोई दिक्कत नहीं। तो k इंटू लैम्डा इंटू क्यू बेटा a इंटू ए प्लस एल, तो एलसीएम आ गया, a इंटू ए प्लस एल तो क्या आ गया एलसीएम। तो इधर ये माइनस है और इधर ये प्लस का a प्लस एल, ए से a कटेगा तो l बचा ऊपर, क्या बचा l बचा, हाँ सर इधर ये माइनस है, इधर a प्लस एल, माइनस है a प्लस ए से a कटा, ऊपर l बचा, ये आ गया। तो मीन्स ये फाइनली आपके पास में आ गया कितना, ये आ गया k लैम्डा क्यू इंटू एल अपॉन a इंटू ए प्लस एल, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब अगर हम इन टर्म्स ऑफ क्यू चाहें, इन टर्म्स ऑफ क्यू चाहें तो हम लैम्डा की जगह रख सकते हैं कितना क्यू बाई एल, एल से आपका एल कट जाएगा, तो ये आपके पास में आएगा के क्यू बाई ए इंटू ए प्लस एल, और ये बिल्कुल 100% करेक्ट है, ये इट इज 101% करेक्ट, के क्यू बाई ए इंटू ए प्लस एल। डायमेंशनली भी आप चेक कर सकते हो, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस का स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट है ये। तो के क्यू बाई ए इंटू ए प्लस एल। ये आता है एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रोड की वजह से किसी पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स आएगा, ये आएगा, ठीक। एक लास्ट इसमें टॉपिक बचता है पेंडुलम, प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन पेंडुलम, उनको और देख लेते हैं। मैं दो तरीके से करा सकता हूं इन चीज़ों को, ठीक है, इन दो तरीके से मैं करा सकता हूं इन क्वेश्चंस को। देखो
फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसमें कुछ मिसप्रिंट है, मैं करा देता हूं इसको करेक्ट अभी। ये चार्ज है आपके पास में Q, M, ये पेंडुलम है आपके पास, स्ट्रिंग लेंथ L, टेंशन T हमें बतानी है, Q, M, दोनों आइडेंटिकल चार्जेस हैं Q, M, और ये डिस्टेंस यहां से बेटा कितना x डिस्टेंस अवे। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। तो अगर ये दोनों रिपल्शन की वजह से, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये दोनों रिपल्शन की वजह से x डिस्टेंस अवे यहां पर आपके चले गए हैं, तो उस टाइम पर आपको बताना है कि इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन डेवलप हो रही होगी, कितनी टेंशन डेवलप हो रही होगी। ठीक है, तो देखो 11वीं क्लास में पहुंचो और बताइए इस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही होंगी। तो सर 3 फोर्स लग रही होंगी। कौन कौन सी बेटा? तो प्यारे बच्चों, एक तो आपकी mg वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा सर इसकी वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी होगी? Fe बता दो बेटा कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों Fe होगी आपके पास में K इंटू Q, Q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? नहीं सर, ये आ गया। mg नीचे, Fe इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। क्या √2 टाइम्स लिख दूं? अरे सर क्यों? क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं है ना। तो लेकिन इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, बेटा वो कितना होगा? सर वो होगा आपके पास में अंडर द रूट Fe स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर प्लस 2 Fe इंटू mg इंटू cos 90 हो जाएगा 0। तो केवल ये फोर्स बची। तो mg नीचे, Fe इधर, दोनों का रिजल्टेंट आ गया इधर। ठीक, क्या इतनी ही टेंशन इसमें डेवलप हो रही होगी? हाँ सर, क्योंकि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है। क्या इधर चलने लगा के क्या ये नहीं? इधर जब ये नहीं जा रहा तो टेंशन ने इतनी ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई होगी। तो ऑब्वियसली यू कैन से दैट टेंशन आ गया मेरे पास में बेटा कितना? Fe स्क्वायर और प्लस mg का होल स्क्वायर। क्लियर एकदम? बहुत प्यार से ये क्वेश्चन आपका बड़े आसानी से सॉल्व हो गया। वेक्टर का यूज करते हुए मैंने कहा था वेक्टर को आप डायरेक्टली यूज करवाऊंगा बिना फॉर्मूला यूज करे, वो बात बिल्कुल क्लियर हो रही है। ठीक है, तो वेक्टर से हमने कर दिया। वैसे काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनता है ये, मैं बता दूं आपको कैसे बनता है। अगर आपने इसको रिजोल्व करने की कोशिश करी ऐसे, है ना, अगर आपने इसको ऐसे रिजोल्व करने की कोशिश करी कि ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा ऐसे कर लोगे अगर आप, तो टी साइन थीटा इधर और ये टी कोस थीटा इधर, तो काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। हो तो जाएगा तभी भी, तब वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप रिजोल्व कर लीजिए। तो Fe बराबर टी का साइन थीटा कंपोनेंट और ये आ जाएगा आपके पास में mg इज इक्वल टू कितना? टी का कोस थीटा कंपोनेंट, डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड कर दो। क्लियर? तो Fe और mg में एक रिलेशन आ जाएगा। देखो यहां से आपको मिला tan थीटा बराबर Fe बाई mg। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। कितना एंगल बनेगा? Fe बाई mg बनेगा। कितना एंगल बनेगा? Fe बाई mg बनेगा। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, दोनों को ऐड कर दो, तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी Fe स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, तो टी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट Fe स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। यहां से भी हो गया। तो एक क्वेश्चन को करने के कितने सारे मेथड हो सकते हैं। ठीक, बढ़िया एकदम। एक लास्ट क्वेश्चन ये है, ये आपके लिए होमवर्क। चलिए 45 डिग्री Q, M है ना, ये पेंडुलम, स्ट्रिंग लेंथ L है आपके पास में, ये भी Q, M है। ठीक, तो आपको बताना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। करिए और मेरे को बताइएगा। ठीक, तो इसमें मेरे हिसाब से और कुछ बचता नहीं है। ऑलमोस्ट मैंने सारे ही टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं, राइट। तो बाकी कुछ बचा होगा देख लेंगे, फील्ड स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। ठीक है, इतना करो। और हाँ, PYQs निपटा दीजिए। जितने भी PYQs आपको दिख रहे हैं, मैंने कंसेप्ट सारे डिलीवर कर दिए हैं। पहली बात, आपको प्रैक्टिस करनी है। अब क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करोगे जितनी ज़्यादा, उतना आपका जो है शार्प होगा,
उतना ज़्यादा आपको टॉपिक ये शार्प होगा। क्लियर? ओके।